Yes, good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning to all of you. ज्या लोकांनी काल घरी गेल्यावरती प्रॉब्लेम केलेला नाही आता टाइमपास करत बसू नका, पटापट माझ्याबरोबर चालू करा. बी विथ मी. चलिए. तो सैटरडे सुबह लेक्चर रखेगा तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन जाते हैं, बराबर ना? ठीक. मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करता हूँ, परसों सर गुस्सा करेंगे, याद रखो. बहुतेक तो लाइट प्रोजेक्टर जरा थंड होऊ दे, आपण चालू करूया. विल स्टार्ट नाउ विथ द डिस्कशन. थर्ड लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, नाउ बी विथ मी. आपण काल एक प्रॉब्लेम डिस्कस केला होता, ज्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं होतं की प्रॉब्लेम्स झालेले आहेत, मिस्टेक झालेले आहेत, त्या मिस्टेक्स आपल्याला सॉल्व्ह करायच्या होत्या. त्याचं आपण पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूर्ण करून झालं होतं. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट आपलं करायचं बाकी होतं. मी तुम्हाला पेन्सिलने करा म्हणून सांगितलेलं होतं, कारण आपण क्लासमध्ये परत डिस्कस करणार होतो. त्यांनी काय सांगितलंय, 3 पार्टनर्स आहेत एबीसी. दे आर शेअरिंग प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3. त्यांचा कॅपिटल ॲज ऑन 1 एप्रिल 2019 वॉज ₹3 लाख, 5 लाख अँड 2 लाख रिस्पेक्टिव्हली. तिघांचा कॅपिटल दिलेला आहे 3 लाख, 5 लाख आणि 2 लाख. नेक्स्ट पार्ट, त्यांची पार्टनरशिप डीड सांगते की सी ला काय मिळणार आहे, 15,000 रुपयाची सॅलरी पर मंथ मिळणार आहे. इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कॅपिटल किती आहे, 12% पर एनम आहे. आरती वॉज एंटायटल्ड फॉर अ रेंट ऑफ ₹5,000 पर मंथ. मला लक्षात येत नाही, तुम्ही मला सांगा, जेव्हा तुम्ही सी ला सॅलरी देणार आहात, इट्स अ ट्रान्झॅक्शन बिटवीन द फर्म अँड द पार्टनर की फर्म अँड आउटसाइडर? कारण सी इज अ पार्टनर. फर्म अँड द पार्टनरचं ट्रान्झॅक्शन आहे आणि ते ट्रान्झॅक्शन इज डन बिकॉज in the capacity of C as an outsider, in the capacity of C as a partner, as a partner. मी तुम्हाला स्पेसिफिकली सांगितलं होतं की जेव्हा पार्टनर बरोबर ट्रान्झॅक्शन होतात तेव्हा तुम्हाला चेक करायचं असतं की द ट्रान्झॅक्शन कॅन बी ऑफ 2 डिफरंट टाइप्स. वन इज ट्रान्झॅक्शन विथ अ पार्टनर बिकॉज द पर्सन इज अ पार्टनर, and other one transaction with the partner without considering the fact that he is a partner. So even if he is not a partner, still this transaction will happen. Salary to partner, interest on capital, interest on drawings, and sharing of profit are the 4 transactions which take place because that person is a partner. But interest on loan, rent paid, these are the different transactions, or purchases made, these are the transactions which are not taking place because the concerned party is a partner, but because probably he is having something which is more useful to the partnership firm. For example, he is having a very good location of a shop or maybe of a factory. So हमने बोला चलो तू पार्टनर बन जा. बोलते हैं मैं पार्टनर बनूंगा, लेकिन ये जो मेरा शॉप है, मेरा जो फैक्ट्री है, मेरा जो फैक्ट्री का लोकेशन है, जमीन है, वो मैं कैपिटल करके इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, वो मेरे खुद के नाम से रखूंगा. तो पार्टनरशिप फॉर्म कैसे यूज करेगी? फॉर्म विल हैव टू पे मी रेंट फॉर द सेम. So he is not working with the partnership firm in the capacity as a partner, but is working in the partnership firm in 2 different capacities. One as a partner and 2 as a landlord. समझ में क्या मतलब है? So one as a partner, उसमें उसका सैलरी रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट रहेगा, शेयरिंग ऑफ लॉसेस रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रहेगा, वो रहने दो, उसको हम लोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डालेंगे. लेकिन अगर सपोज उसका ट्रांजैक्शन लैंडलॉर्ड करके है, उसका ट्रांजैक्शन सप्लायर ऑफ गुड्स करके है, उसका ट्रांजैक्शन सप्लायर ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करके है, उसका ट्रांजैक्शन सप्लायर ऑफ सम सर्विसेज करके है, तो वो ट्रांजैक्शन को हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लेंगे, उसको हम लोग पीएनएल अकाउंट के अंदर लेंगे. तो ऊपर का सी का जो सैलरी था वो कहां पे जाने वाला है? सी का सैलरी विल गो टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, एंड वो जो ए का रेंट है 5,000 पर मंथ, दैट शुड गो टू पीएनएल अकाउंट. यहां तक सबको समझा हुआ है? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, that used for the partnership business. No interest is to be charged on drawings. Rent is paid to Aarti, मतलब A, and salary paid to Kriti, मतलब C, where debited to drawings account. डेबिट किसको करने का अभी हमने डिस्कस किया. रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट को डेबिट करो और कैश अकाउंट को क्रेडिट करो, और बाद में रेंट अकाउंट कहां पे जाना चाहिए? पीएनएल अकाउंट के अंदर जाना चाहिए. सैलरी पे किया तो सैलरी को डेबिट करो और सैलरी अल्टीमेटली कहां पे जाना चाहिए? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूं?
डेबिट किसको करना चाहिए? P&L अकाउंट। अल्टीमेटली रेंट अकाउंट क्या है तुम्हारा? टेम्पररी अकाउंट है, पहले बनेगा और साल के एंड में बंद होकर अल्टीमेटली P&L अकाउंट में जाएगा। सैलरी अकाउंट पहले बनेगा, बाद में अल्टीमेटली बंद होकर कहां पे जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। वो टेम्पररी अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अभी अगर तुम ये ट्रांजेक्शन, ये रेक्टिफिकेशन जो करने का है वो जनवरी महीने के एंड में करोगे, मैं बोलूंगा अरे अभी तक साल खत्म होने का बाकी है, पहला मिस्टेक हुआ और इमीडिएटली नजर आया तो रेक्टिफाई करने का है, तब मैं रेंट अकाउंट को हाथ लगाऊंगा, तभी P&L अकाउंट को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तब तक P&L अकाउंट बना ही नहीं। P&L अकाउंट बनता कब है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। ट्रायल बैलेंस बनता कब है? 31 दिसंबर के बाद। तो अगर साल के एंड में रेक्टिफाई करोगे तो P&L अकाउंट को हाथ लगाना पड़ेगा, और साल के अंदर ही रेक्टिफाई करोगे, साल के एंड में नहीं, साल के अंदर ही रेक्टिफाई करोगे तो हाथ किसको लगाना पड़ेगा? रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. Rent paid to Aarti and salary paid to Kriti were debited to drawings account and respective partners. Bharti had withdrawn rupees 10,000 per month from the business. Profit of the firm for the year ending on 31st of March 2020 before charging interest on capital amounted to 4,60,000. उन्होंने हिंट दे दिया है, आपका P&L अकाउंट बनने का बाकी है कि आपका P&L अकाउंट बन चुका है? सॉरी, नेट प्रॉफिट दे दिया। नेट प्रॉफिट दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस बन के रेडी है। ट्रायल बैलेंस के बाद में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट भी बन के रेडी है, सब कुछ रेडी हो गया है, और अभी अप्रोप्रिएशन करने को जा रहे थे तभी उनको समझ में आया कि मिस्टेक कब हुआ है। सबको समझने में कैसे बोल रहा हूं? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट अगर सपोज तुमको तुम्हारे कॉलेज में 3rd फ्लोर पे ऑफिस है, जस्ट एग्जांपल 3rd फ्लोर पे ऑफिस है और तुम गलती से 4th फ्लोर पे चले गए, समझने में कैसे बोल रहा हूं? तो तुमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही फ्लोर नीचे आना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम 6th फ्लोर पे चले गए तो 3 फ्लोर नीचे उतरना पड़ेगा। अभी तुम्हारा दोस्त 6th फ्लोर पे चला गया है, तुम 4th फ्लोर पे चले गए हो और ऑफिस 3rd फ्लोर पे, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे नहीं, मुझे पहले दोस्त की जितना पुराना मिस्टेक करना पड़ेगा, बाद में मैं रेक्टिफाई करूंगा। ऐसा करोगे कि जितना मिस्टेक है वहीं से रेक्टिफाई करोगे, तो तुम्हारा दोस्त 6th फ्लोर से नीचे उतरेगा और तुम 3rd फ्लोर से नीचे उतरोगे। क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट द आइडिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? क्लियर ऑल ऑफ यू? तो उसके हिसाब से यहाँ पे सोचने का है। हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं? हम लोग सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट बना के डायरेक्ट रेक्टिफाई करने को आ रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग सैलरी अकाउंट बना के, रेंट अकाउंट बना के, उसको P&L नहीं तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करके बाद में यहाँ पे आ रहे हैं। अप्रोप्रिएशन बनाने का बाकी है। सर आपको कैसे समझा? बिकॉज दे हैव टोल्ड यू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अभी भी बाकी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने का बाकी है। डिस्ट्रीब्यूट होने का बाकी मतलब अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ नहीं। क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? Got the idea what I'm trying to specify? तो कहां पे खड़े हो वो पहले समझने का कोशिश करना पड़ेगा। जहां पे खड़े हो समझ में आया तो उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी किसको रिवर्स करूं, किसको रिवर्स नहीं करूं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो P&L का अमाउंट बोल रहे हैं 4,60,000 रुपीज, उसके हिसाब से तुमको वर्किंग करने का है। नेक्स्ट पार्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले पूछेंगे रॉन्ग एंट्री क्या होगा? उन्होंने बोल के रखा है कि दैट अमाउंट वाज डेबिटेड टू रेंट, जो भी कुछ पे किया आरती को, दैट अमाउंट वाज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है बताओ? पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स अकाउंट अल्टीमेटली जाता है कहां पे? कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। अगर आपको याद रहेगा तो आपको ये कंफ्यूजन क्यों होता है हमेशा? क्योंकि आपने कभी 11वीं में कैपिटल अकाउंट बनाया ही नहीं। आपने डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर ही लायबिलिटी साइड लिखना चालू कर दिया, कैपिटल ओपनिंग बैलेंस, ऐड एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाद में सब टोटल, बाद में लेस करंट ईयर का लॉस, लेस ड्रॉइंग्स, लेस एडिशनल ड्रॉइंग्स अगर कुछ बोला रहेगा तो, एंड बाद में नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला ऐसा कुछ रहेगा तो कंसीडर करते, बाद में आउटर कॉलम लेते हैं। वो जो आप कर रहे हो ना एड लेस, वो नथिंग बट अकाउंट है, बट दैट एड लेस इज शोन, दैट मींस यू आर यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मेट, यू आर नॉट यूजिंग अ टी फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट यूज नहीं कर रहे हो। आप वहां पे क्या बोलते हो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले बोलते हो ओपनिंग बैलेंस, मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटी साइड में लिख रहे हो ना ओपनिंग बैलेंस, बाद में बोलते हो बाय कैश और बैंक, मतलब नया कैपिटल ब्रॉट इन। वहां पे बोलते हो ऐड कैपिटल ब्रॉट इन, मतलब क्या बोलते हो? बाय कैश और बैंक। वहां पे बोलते हो लेस ड्राइंग्स, मतलब डेबिट साइड में बोलते हो टू ड्राइंग्स। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो ड्राइंग अकाउंट अल्टीमेटली जाता है कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाता है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर मैं ड्राइंग अकाउंट का हाथ लगाऊंगा, मैं कैपिटल अकाउंट को हाथ नहीं लगाऊंगा। मत करो, मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बाद में और एक एंट्री एक्स्ट्रा पास करना पड़ेगा। अब अगर तुमको चांस मिल ही गया है कि रेक्टिफाई करना ही है, तो ड्राइंग अकाउंट में जाना चाहिए था क्या? हाँ सॉरी, ड्राइंग अकाउंट में जाना चाहिए था क्या? ना। गया कहाँ पे? ड्राइंग अकाउंट में चला गया, तो ड्राइंग अकाउंट से हटा दो। ड्राइंग अकाउंट अल्टीमेटली गया कहां पे रहेगा? अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट के अंदर ही गया रहेगा। तो बोलेंगे ठीक है, मतलब अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। सो इट इज आरती's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, दैट इज द एंट्री दे हैव पास्ड। कैश जा रही थी पर मंथ 5,000 रुपया 5,000 रुपया एंड दे हैव डेबिटेड आरती's कैपिटल अकाउंट, मतलब ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग इज नथिंग बट कैपिटल अकाउंट का दूसरा भाई।
समझ में कैसे बोल रहा हूँ? लुक एट मी, कैश अकाउंट, कैश आ रही है तो क्या बोलते हो? कैश अकाउंट डेबिट। कैश जा रही है तो क्या बोलते हो? कैश अकाउंट क्रेडिट। मतलब तुम कैश रिसीट अकाउंट एंड कैश पेमेंट अकाउंट ऐसा दो अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते हो, आप एक ही अकाउंट बनाते हो, उसका नाम रखते हो कैश अकाउंट। जब कोई पर्सन अपना डेटर है, हम उसको गुड्स बेच रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि अब कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बाद में जब पैसा देता है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि गुड्स सोल्ड वाला कस्टमर अलग एंड कैश पेमेंट वाला कस्टमर अलग, हम दो अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते, एक ही अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल एक स्पेशल अकाउंट है, वहां पे हम क्या बोलते हैं, जब वो कैपिटल देगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और जब वो कैपिटल लेके जाएगा वापस, थोड़ा ड्राइंग करेगा, तो उसी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली डेबिट नहीं करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। मतलब वो जो अपना ओनर है उसके दो अकाउंट बनते हैं, एक ओनर एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूटर, एक ओनर एज अ विड्रॉवल पर्सन, ड्राइंग वाला पर्सन। बट अल्टीमेटली वो दोनों एक ही अकाउंट है, लेकिन टेम्पररी पर्पस के लिए साल भर के लिए हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग 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 डेबिट, कैपिटल 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 डेबिट नहीं बोलते। जब वो कैपिटल लेके आएगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जब वो कैपिटल या फिर पैसा वापस लेके जा रहा है घर के लिए, तो हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो सकता था, लेकिन अलग अकाउंट बनाएंगे, नाम रखेंगे ड्राइंग अकाउंट। और साल के में फिर से ड्राइंग अकाउंट जाएगा कहां पे? कैपिटल के अंदर ही जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो इट इज लाइक प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट पेमेंट एंड कैश अकाउंट रिसीट सेपरेट, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फिर से कंबाइन बना दो। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? ये सिर्फ हम लोग किसके बारे में करते हैं? कैपिटल अकाउंट के बारे में करते हैं। मतलब अल्टीमेटली वो जाना कहां पे? ड्राइंग्स अकाउंट बोलोगे तो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाना है। That's why we are considering wrong entry क्या हुआ रहेगा, अर्थिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और बाद में फिर उसको रिवर्स करने का है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, ये मैंने कल डिस्कस किया था, WRCR। WRCR मतलब क्या? रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन। रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन। तो पहले रॉन्ग को रिवर्स करो, बाद में क्या होना चाहिए था वो सोचो, और उसके बाद में अल्टीमेटली तुम्हारा रेक्टिफिकेशन पूरा करो। करेक्ट एंट्री को और रिवर्स एंट्री को कंबाइन करो, रिवर्स एंट्री को और करेक्ट एंट्री को कंबाइन करो, तुम्हारा अपने आप रेक्टिफिकेशन एंट्री क्रिएट हो जाएगी। ये अपना कल डिस्कस करके हो गया, तो हमने बोला ठीक है, अर्थिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, रिवर्स एंट्री हो गया कैश टू अर्थिस कैपिटल अकाउंट, करेक्ट एंट्री होना चाहिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अर्थिस कैपिटल अकाउंट। तब एंट्री क्या करना पड़ेगा फिर अपने को? कैश कैश कैंसिल, एंट्री हो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अर्थिस कैपिटल अकाउंट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वही दूसरा एंट्री तुम्हारा कौन सा है? कृति को सैलरी दिया हुआ था, तो हमने गलती से एंट्री क्या कर दिया उसका, फिर से एक बार सैलरी दे रहे थे हम लोग, कैश दे रहे थे, तो कैश वाज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके लिए टू कैश और बैंक अकाउंट बोल दिया था। लेकिन डेबिट करने के लिए गलती से डेबिट किसको कर दिया हम लोगों ने? इट वाज डेबिटेड टू देयर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब अल्टीमेटली गोस टू कैपिटल, सो डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। फिर उसको रिवर्स कर दिया, एंट्री क्या हो गया फिर उसका? कैश टू कृति। रिवर्स एंट्री अपने को पास नहीं करने का, अपने को पास क्या करने का है? रिवर्स एंड करेक्ट एंट्री का कॉम्बिनेशन, उसको कंबाइन करने के बाद पास करने का। तो हमने एंट्री सिर्फ उल्टा कर दिया, कैश टू कृति, और बाद में करेक्ट एंट्री पास करेंगे, उसमें क्या बोलेंगे? कहां पे जाना चाहिए? सैलरी है, हाँ तो सैलरी वाले पीएनएल अकाउंट, नहीं पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा, पार्टनर वाला सैलरी है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो इन दैट केस एंट्री कैसे करना पड़ेगा फिर तुम्हारा? वो जो कैश और कैश है वो कैंसिल हो जाएगा, एंट्री बन जाएगा तुम्हारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कृतिस कैपिटल अकाउंट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एनी डिफिकल्टी नाउ? ओके चलो, सो उसके आगे आपको मेरे ख्याल से मैंने बोला था कि आप क्या बना लो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, जो हमने क्लास में कर दिया था कल। और बाद में आपको मैंने बोला था कि प्लीज प्रिपेयर योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया क्या? तो चालू हुआ क्या? देखो जरा ऊपर, सिर्फ ऊपर देखो, ऊपर हो गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया रहेगा, डेबिट साइड में पर्टिकुलर एबीसी, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर एबीसी, लिखा क्या सबने? डेबिट साइड में पर्टिकुलर एबीसी, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर एबीसी, उसका लिखा रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा, याद है क्या सबको? तो ओपनिंग मतलब सीधा साधा, मतलब क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना लिखा? 3 लाख, 5 लाख आणि 2 लाख, इकडे तिकडे लक्ष नाही, 3 लाख, 5 लाख आणि 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, सॉरी 5 लाख एंड 2 लाख लिखा है सबने। नेक्स्ट पार्ट, अगला पॉइंट कौन सा आएगा तुम्हारा? अगला पॉइंट आएगा वो रेंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको पूरा करने का है, तो लिखेंगे बाय पीएनएल ब्रैकेट में रेंट, वो अकेले एक अकाउंट में है, $60,000 60,000 0 आणि 0। नेक्स्ट बार में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर से एक बार ब्रैकेट में आएगा सैलरी। अब ये सैलरी किसको दिया आपने? हीरो को, सी को दिया हुआ है। एंट्री क्या हो जाएगा? डैश डैश और 1,80,000,
1,80,000 किधर से आया सर आपको? 15,000 इंटू 12 बाय P&L अप्रोप्रिएशन सैलरी डैश डैश 1,80,000। पीछे मत रहना, तू ड्रॉ भी करके नहीं लाया था घर से। अच्छा फिर उसी में करना, मैं पेंसिल से करने को बोला था ना तुम लोगों को, क्लास में टाइम पास नहीं होगा करके। फिर तो और टाइम लगेगा मेरे बच्चा, क्योंकि मुझे और कंप्लीट करने का है। वी आर जस्ट नाउ एट स्लाइड नंबर 41। 15 स्लाइड करने का मुझे, वो 2 घंटा फिर से वेस्ट हो जाएगा फिर मेरा। ये सब टाइम पास मत करो, मैंने क्लियरली बोला था पेंसिल से करने का करके। मिस्टेक हुआ तो फटाफट चेंज करने को आएगा आपको करके। बाद में बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना देने का उन्होंने बोल के रखा अपने को? 12% पर एनम। वो हमने कल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में डाला था। अप्रोप्रिएशन के डेबिट में इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में 36, 60 एंड 24। नेक्स्ट पार्ट, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट मध्ये प्रॉफिट। आपण काल कॅल्क्युलेट केलं होतं कोणाला किती मिळणार म्हणून, त्यांचा रेशो तर काहीतरी 3:4:3। तो उरलेला प्रॉफिट आपण त्यांना डिस्ट्रीब्यूट करून टाकला होता 30,000, 40,000, 30,000। पैकी फक्त ए आणि सी ने ड्रॉइंग केलेलं नाहीये, फक्त बी ने ड्रॉइंग केलेला आहे। ड्रॉइंग्स गो टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। साल का एंड आ गया है तो ड्रॉइंग अकाउंट को हम लोग यहाँ पे डेबिट करने वाले हैं। लिखेंगे 2 ड्रॉइंग्स डैश 1,20,000 डैश। फिर कैपिटल अकाउंट का टोटलिंग करने का है। क्रेडिट साइड का टोटलिंग ज्यादा रहेगा, वो टोटलिंग दोनों साइड में आएगा। बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करने का है। बैलेंसिंग फिगर विल कम टू द डेबिट साइड, उसका नाम रहेगा टू बैलेंस कॅरीड फॉरवर्ड। आणि जी तुमची बॅलन्सिंग फिगर येईल त्याला आपण एनसर्कल करतो आहोत। काही जणांना स्क्वेअर करायची सवय असते, काही जणांना एनसर्कल करायची सवय असते। मला एनसर्कल आवडते, मैं एनसर्कल करतो। एनसर्कलिंग ने तो स्क्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर टेलिंग द एग्जामिनर कि भैया ये आंसर मैंने सामने वाला का देख के लिखा हुआ नहीं, मैंने कैलकुलेट किया है, बैलेंसिंग फिगर है, प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं था। Shall I go ahead now? Yeah, बसा। Yes, I think all of you have completed the working, and the balancing figure now comes to rupees 4,26,000 for A, 4,80,000 for B, and 4,34,000 for C. Is it complete? Shall I go ahead? Okay. Now these questions will solve a little later. First we'll go for the practical questions. Now this question is from ICAI study material, page number 8.25. मोठा प्रश्न आहे, चला बघा प्रॉब्लेम काय म्हणतोय। 3 पार्टनर्स आहेत, बी, एबल एंड लेजी आर इन पार्टनरशिप sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1.
तो 3 पार्टनर्स आहेत W, A आणि L. त्यांचं PSR आहे 2:1:1. It is agreed that interest on capital will be allowed at the rate of 10% per annum and interest on drawings will be charged at the rate of 8% per annum. No interest will be charged or allowed on current account. ये तो अपने को पता ही था, करंट अकाउंट को इंटरेस्ट नहीं रहता है. जो इंटरेस्ट रहेगा सिर्फ ड्राइंग अकाउंट नहीं तो कैपिटल अकाउंट को रहेगा. कैपिटल अकाउंट पे जनरली ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है. अगर साल के बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया रहेगा तो जिस दिन को इंट्रोड्यूस किया था उस दिन से लेकर साल के एंड तक उसका सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 12 महीने का आएगा एंड न्यू एडिशन के ऊपर जब से इंट्रोड्यूस किया है तब से लेकर साल के एंड तक का इंटरेस्ट आएगा. ड्राइंग्स के ऊपर अगर अलग अलग डेट्स दिए रहेंगे, कौन से दिन को कब ड्राइंग किया था, कितना रुपए का, तो हर एक ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. पण जर का त्यांनी आपल्याला ड्रॉइंगची कंबाइंड अॅन्युअल अमाउंट दिली असेल आणि त्याच्यापैकी किती ड्रॉइंग कुठल्या महिन्यात किती तारखेला केलं होतं असं सांगितलं नसेल तर आपण काय अज्युम करतो, ड्रॉइंग्स आर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर and they are made on 15th of every month. That's why we consider interest on drawings at the rate of 100% जो भी तू दिया रहेगा वो, but only for 6 months. आठवते का आपण इसमें डिस्कस केलं होतं ते. जर का त्यांनी म्हटलं नाही ड्रॉइंग्स आर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, तुम्हाला कंबाइंड अमाउंट देतो, सांगतो की इवनली थ्रू आउट द ईयर आहे, but drawings are made on first day of every month. मग किती करणार, एंड ऑफ द मंथ असेल तर आठवते का सगळ्यांना. चलो ठीक. नेक्स्ट पार्ट, फॉलोइंग आर द पर्टिक्युलर्स ऑफ कॅपिटल अँड ड्रॉइंग अकाउंट फॉर द पार्टनर्स. कॅपिटल 1/20 त्यांचं दिलेलं आहे, नंतर करंट अकाउंट दिलेलं आहे. प्लीज टेल मी, मला कन्फ्युज व्हायला होत आहे. करंट अकाउंट आहे म्हणजे त्यांची कॅपिटल अकाउंट मेंटेन करण्याची सिस्टीम कुठली आहे, फिक्स्ड कॅपिटल सिस्टम का फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल सिस्टम. मग इंटरेस्ट ऑन कॅपिटलची अमाउंट कशावर कॅल्क्युलेट करायची, कॅपिटलवरच कॅल्क्युलेट करायची, पण एंट्री कुठे करायची, पीएनएल अप्रोप्रिएशन मध्ये. जर का ह्या वर्षी जर काही सॅलरी असेल, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल असेल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स असतील किंवा अजून काय तुमचं शेअरिंग ऑफ प्रॉफिट असेल, शेअरिंग ऑफ लॉसेस असतील, तर त्या सगळ्याच्या एंट्री कुठे करायच्या, समजतं मी काय म्हणतो. कॅपिटल अकाउंटला ओपनिंग बॅलन्स किती आहे, 75, 40 आणि 30. आणि जर का त्यांनी ह्या वर्षामध्ये नवीन कॅपिटल आणलं नसेल तर क्लोजिंग बॅलन्स पण किती असेल, 75, 40 आणि 30. म्हणजे कॅपिटल अकाउंट छोटासा बनवलं तरी चालतंय, मॅक्सिमम 2-3 लाईन बाय बॅलन्स ड्रॉप डाऊन आणि नंतर टू बॅलन्स कॅरेट फॉरवर्ड, सेम टू सेम. जो ओपनिंग बॅलन्स वही क्लोजिंग बॅलन्स, दॅट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॅपिटल सिस्टम, फिक्स्ड कॅपिटल मेथड. तर मी काय म्हणतो ते नेक्स्ट पार्ट. करंट अकाउंटचा ओपनिंग बॅलन्स दिला 10,000, 5,000 आणि पुढे म्हणतात 5,000 आणि ब्रैकेट में डॉक्टर, बरोबर ना. अच्छा डेबिट है क्या, तो क्या उसका मतलब क्या हो गया, वो जो कोई मिस्टर लेजी है उसने शायद लास्ट ईयर में जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था, जितनी उसकी सैलरी थी, जितना उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, उसका सबका अमाउंट जो करंट अकाउंट को क्रेडिट हुआ था उसके मुकाबले ज्यादा अमाउंट विड्रॉ किया था. That's why his current account has become a debit balance. He is as good as a debtor now. So you tell me, कैपिटल अकाउंट में आप ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में लिखोगे, कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड में लिखोगे. आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम. कैपिटल अकाउंट में आप ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में लिखोगे, चलो एक एक क्वेश्चन फिर से बात देखेंगे. कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल के रियल के नॉमिनल. कैपिटल अकाउंट जनरली कौन से साइड में आता है, मतलब कौन सा साइड में आता है, लायबिलिटी साइड में आता है अकाउंट. लायबिलिटी साइड मतलब डेबिट साइड के क्रेडिट साइड. हम कैपेसिटी जाने वाले हैं. अगर अपना कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्लास में एक बच्चे का भी कंफ्यूजन है तो अपने को समझना पड़ेगा कि हम लोग एग्जाम ऐसा गड़बड़ कर सकते हैं. प्लीज टेल मी, कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल के रियल के नॉमिनल. वो बैलेंस शीट में कौन सा साइड में आता है, एसेट साइड का लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड रिप्रेजेंट डेबिट साइड के क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड मतलब डेबिट बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस सी 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 क्रेडिट बैलेंस. डॉक्टर नाही कंपाउंडर, कधी कमी काउंट होते. अरे काय बोला, सी क्रेडिट बैलेंस. क्लियर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट पार्ट, आपण आता अकाउंट ओपन करतोय का अकाउंट क्लोज करतोय. ओपनिंग मतलब एंड क्लोजिंग मतलब. ओपनिंग मतलब सीधा साधा का मतलब क्या हुआ, जैसा नाम वैसा साइड. अगर वो क्रेडिट बैलेंस है और तुम अकाउंट को ओपन कर रहे हो तो कहां पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे. डेबिट हो ही नहीं सकता है वो. यार समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ. हाँ, ये अकाउंट क्लोज करने का रहेगा तो ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग मतलब उल्टा. दैट्स अ डिफरेंस. क्लियर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट, करंट अकाउंट. करंट अकाउंट कडे बघा.
करंट अकाउंट मध्ये तिघांचंही करंट अकाउंट जे आहे त्याला सेम टू सेम बिहेवियरचा बॅलन्स आहे का वेगवेगळ्या बिहेवियरचा बॅलन्स आहे? दोघांच्या बॅलन्सचं बिहेवियर सांगितलेलं नाहीये, म्हणजे आपण काय अज्युम करणार? ते क्रेडिटर असेल. सो वीक आणि एबल दोघं कोण आहेत? कंपाऊंडर आहे. कळतंय का मी काय म्हणतो ते? कारण बोलताना कधी कधी असं डेबिट का क्रेडिट आपल्याला ऐकायला किती भलतंच येत असतं. पंख्याचा आवाज येतो, एसीचा आवाज येतो, आपल्याला ऐकायला भलतंच येतो. म्हणून मी मुद्दा पण डॉक्टर आणि कंपाऊंडर म्हणतो, म्हणजे डोक्यात क्लिअर होतं काय झालंय. कळतंय मी काय बोलतो ते? सो प्लीज टेल मी, वीक आणि एबल कोण आहेत? कंपाऊंडर आहे. आणि तो जो लेझी आहे तो कोण आहे? आता तुम्ही त्याचं अकाउंट ओपन करताय, ओपनिंग मतलब क्लोजिंग मतलब, तो जब तुम अकाउंट ओपन करोगे तो वीक एंड एबल के कौन से साइड में बैलेंस ड्रॉप डाउन लिखोगे? और लेजी के डेबिट साइड, क्योंकि आप ओपनिंग मतलब सीधा सा। मैंने जिस दिन ये लेक्चर सिखाया था, जिस दिन ये कंसेप्ट सिखाया था, उस दिन मैंने बोलकर रखा था दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस, यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड देम प्रॉपर्ली। नेचर ऑफ बैलेंस क्या है और कहां पे लिखने का है। और मैंने तभी भी ये बोल के रखा था कि बच्चे लोग सीए फाइनल से कोर्स है लेकिन फिर भी ये गड़बड़ करते हैं। इसके लिए मैं फाउंडेशन में बार बार रट्टा मार के लेता हूं कि याद रखने के बराबर से कंसेप्ट क्या है। इफ यू नो दिस कंसेप्ट यू कैन नॉट मेक मिस्टेक इन अकाउंट। बच्चे लोग एग्जाम में वापस आके मुझे बोलते सर मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, बोलते हो ही सकता है। पहली बात बैलेंस शीट टैली होना ही थी। बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ मतलब एक तो गलत जगह पे लिखा है, नहीं तो गलत अमाउंट लिखा है, नहीं तो दो इफेक्ट देने को भूल गए। If you are not making a mistake of the side, if you are not making a mistake of the amount, if you are not making mistake of second effect, then whatever the case, your balance sheet should tally. मैक्सिमम क्या होगा? आपका बैलेंस शीट गलत अमाउंट पे टैली होगा, लेकिन टैली होना ही चाहिए। आप दुकानदार की जैसा सोच के देखो, तराजू है, एक साइड में 1 किलो का वजन रखा, एक साइड में शक्कर रखने का 1 किलो, तो तराजू टैली होना ही। मैक्सिमम क्या करोगे? गलती से आपको बोला था पतला वाला शक्कर देना, आपने जाड़ा वाला शक्कर दे दिया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? आपको बोला था पतला पोहा चाहिए, आपने जाड़ा वाला पोहा दे दिया। आपको बोला था चावल चाहिए, आपने गेहूं दे दिया। लेकिन टैली तो होना है भैया, शायद गलत अमाउंट पे टैली हो जाए, लेकिन टैली होना चाहिए। टैली नहीं हुआ मतलब हमने क्या गड़बड़ किया? आइदर वी हैव चोजन द रॉन्ग साइड। Whatever should have been written on debit, that we wrote on credit. Whatever should have been written on credit, that we wrote on debit. That's why there is a mistake. Second, or we wrote a different amount. लिखना चाहिए था 5000, लिख दिया गलती से 500। लिखना चाहिए था 6359, लिख दिया 6395। कहीं गए फिर में चेंज कर दिया। क्या समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एक इफेक्ट दिया, ऐड टू वेजेस, दूसरा इफेक्ट देने को भूल गया, बैलेंस शीट लायबिलिटी सेट, तब टैली नहीं हो। तो टैली नहीं हो मतलब 3 चीजें हैं, इसमें से कुछ गड़बड़ किया रहता है, वरना तो टैली होना ही। मैक्सिमम क्या हो सकता है? सर आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट था 5000, लेकिन मैंने गलती से ऐड किया ट्रेडिंग अकाउंट में भी 500 रुपया और बैलेंस शीट लायबिलिटी सेट में 500 रुपया लिखा, तो दोनों इफेक्ट दिया हुआ, यहाँ पे लिखाने का वही भी दिया हुआ, लेकिन गलती से देना चाहिए था 500, सॉरी 5000 लिख दिया 500, तो टैली होगा क्या? हाँ टैली तो होगा, गलत अमाउंट पे टैली। तो बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ बोलने का नहीं किसी का। यू आर अ सीए स्टूडेंट ना, तुम्हारा बैलेंस शीट टैली होना ही, और ऊपर से तुम्हारा बैलेंस शीट करेक्ट अमाउंट पे टैली होने वाला, प्रोवाइडेड यू नो दिस डिफरेंट रूल्स। पहला रूल मैंने क्या बोला? अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, कैसे डिसाइड करने का? जो साइड हेवी उसका बैलेंस। सो डेबिट बैलेंस मींस डेबिट साइड इज हेवी, क्रेडिट बैलेंस मींस क्रेडिट साइड इज हेवी। और कहां पे लिखने का? ओपनिंग मतलब सीधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा। किसी पहले पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? नेक्स्ट पार्ट, ड्राइंग्स। मैं भूल गया हूं, ड्राइंग्स मतलब अपना वो जो पार्टनर है वो पैसा लेके आ रहा है कि पैसा लेके जा रहा है? अगर वो पैसा लेके जा रहा है, अगर वो पैसा लेके जा रहा है मतलब पार्टनर इज द रिसीवर, तो ड्राइंग अकाउंट पर डेबिट पड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने आपको भी तुमको बताया था, पार्टनर्स कैपिटल है तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल ये स्पेशल टाइप का अकाउंट है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जब वो विड्रॉ करेंगे तो सेपरेट अकाउंट, और जब वो लेके आएगा तो सेपरेट अकाउंट ऐसा अलग अलग मेंटेन करते हैं, लेकिन साल के में कितने बार उसको मर्ज करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट कभी ड्राइंग अकाउंट में रखने का है कि उसको मर्ज करने का है? मर्ज करने का तुम्हारा 2 ऑप्शन है, आइदर यू कैन गो टू द कैपिटल अकाउंट और यू कैन गो टू द करंट। इस समय भी अकाउंट का तुमको फॉर आवाज में नहीं है, करंट अकाउंट के कौन से साइड में जाओगे? डेबिट साइड में जाओगे। तीनों के लिए नहीं सर लेजी को ऑलरेडी डेबिट है, उसको कुछ फर्क पड़ता है? बोलेगा राजा तू पहले से डेबिट था, ऊपर से और विड्रॉ कर रहा है, मतलब तू और डेटर बनने वाला। पहले समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, द ड्राफ्ट अकाउंट्स। The draft accounts for 2019 showed the net profit of rupees 60,000 before taking into account interest on capital and drawings and subject to following rectification of errors. So उनका ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का बाकी के बन के रेडी है। P&L अकाउंट
अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो बाकी है, वो अपने को करने का। नेक्स्ट पार्ट, और कुछ मिस्टेक भी हो गया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू ₹750 paid by the firm on 30th June 2019 has been charged to miscellaneous expenditure account. Please tell me, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने का जिम्मेदारी किसका है? पार्टनर का खुद का है कि पार्टनरशिप के फर्म का है? तो पार्टनर का खुद का खर्चा, पार्टनर की खुद की जिम्मेदारी, पार्टनर के घर का बेनिफिट, अगर ये चीज फर्म ने पे किया उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली ड्रॉइंग्स। तो डेबिट किसको करना चाहिए था? ड्रॉइंग्स को, बट डेबिट किसको कर दिया है? मिसेलेनियस एक्सपेंसेस को। तो गलती हो गई है, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? WRCR, मतलब क्या रे? रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट, repairs to machinery amounting to ₹10,000 has been debited to plant account and depreciation thereon charged at the rate of 20%. एक मिस्टेक हुआ है कि दो मिस्टेक्स हुआ है? पॉइंट नंबर बी में एक का तो बात खत्म हो गया, पॉइंट नंबर बी की बात चालू है मेरी। पॉइंट नंबर बी में एक मिस्टेक हुआ है कि दो मिस्टेक्स हुआ है? पहला मिस्टेक क्या हुआ है? जो था रिपेयर्स उसको गलती से डेबिट कर दिया प्लांट में, तो प्लांट का अमाउंट बढ़ गया। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? और दूसरा, फिर बाद में उसने उस प्लांट के ऊपर डिप्रेशन भी चार्ज किया हुआ है, जो प्लांट है ही नहीं उसके ऊपर डिप्रेशन चार्ज किया हुआ है। फर्स्ट जो प्लांट था नहीं उसको पहले क्रिएट किया, और जो ये अभी बना बनाया प्लांट दिख रहा है उसका डिप्रेशन चार्ज किया। दो मिस्टेक किया हुआ। प्लांट भी नहीं चाहिए था, उसका डिप्रेशन भी नहीं चाहिए था, सारा का सारा 10,000 रिपेयर्स चाहिए था। रिपेयर्स मतलब कौन सा अकाउंट है? पर्सनल के, रियल के, नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट गोस टू बैलेंस शीट एसेट साइड के नॉमिनल अकाउंट गोस टू P&L अकाउंट डेबिट साइड? नॉमिनल अकाउंट गोस टू P&L अकाउंट डेबिट साइड। आठवते का सगळ्यांना? म्हणजे रिपेयर्सची सगळी अमाउंट 10,000 रुपये कुठे जायला पाहिजे होती? P&L अकाउंटच्या डेबिट साइडला जायला पाहिजे होती, पण त्यांनी कशाला डेबिट केलं? प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट कुठला अकाउंट आहे? पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल? पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल? रियल म्हणजे ऍसेट अकाउंट, ऍसेट म्हणजे बॅलन्स शीट एसेट साइडला राहणार आहे, जायला पाहिजे होतं P&Lच्या डेबिटला, गेलं बॅलन्स शीटच्या ऍसेटला। म्हणजे P&L अकाउंटचा नेट प्रॉफिट वाढून दिसतोय, कारण डेबिट साइडला अमाउंट गायब झाली। डेबिट साइडची अमाउंट गायब झाली म्हणजे खर्च कमी झाला, खर्च कमी झाला म्हणजे प्रॉफिट वाढला। सो प्रॉफिट वाढतोय 10,000 ने आणि ऍसेट वाढतात 10,000 ने। कळते मी काय म्हणतोय ते? आता पुढे मग तो म्हणतात त्या ऍसेट वरती पण डेप्रिसिएशन चार्ज करूया। मग ऍसेट मध्ये 2,000 रुपये कमी केले। सर तुम्हाला कसं कळलं 2,000? कारण त्यांनी म्हटलं 20% डेप्रिसिएशन, 10,000 ते 20% म्हणजे 2,000 होतात। समजतं मी काय म्हणतोय ते? कर्व रोडला 2,000 होतात, तुमच्या घराच्या इकडे काय होतं तुम्ही बघा, 10,000 से 20%। ओके, सो इन दैट केस कितना हो जाएगा? 2,000 रुपीज उसने क्या कर दिया? एसेट में से कम कर दिया और फिर से P&L अकाउंट को डेबिट किया है। मतलब P&L अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए था? 10,000, बट कितने से डेबिट हो गया है? 2,000। और एसेट साइड कितने से बढ़ना चाहिए था? 0, बट कितने से बढ़ गया है? 8,000 से बढ़ गया है। नहीं सर 10,000 से बढ़ गया था। यस 10,000 से पहले बढ़ा, बाद में 2,000 से कम हो गया, मतलब फिर से 8,000 से बढ़ गया। उसका अपने को कुछ तो सोचना पड़ेगा क्या करने का करके। नेक्स्ट पार्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ओवर ₹3,000 ऑफ एबल फॉर अ प्लेजर ट्रिप टू यूके। बिजनेस के लिए जा रहा है अपना हीरो के प्लेजर ट्रिप के लिए जा रहा है, तो उसका खर्चा करने का जिम्मेदारी किसका? उसका खुद का है कि फर्म का है? उसका खुद का जिम्मेदारी फर्म ने पे किया। ड्राइंग्स होना चाहिए था, बट एट बीन डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को अपन को धक्का मारना पड़ेगा। यू आर required to prepare profit and loss appropriation account, current account of the partners of weak, able and lazy for the year ended 31st December 2019. चल लेट अस स्टार्ट। पहले मुझे सोचना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए जी, उनका रॉन्ग एंट्री क्या करके हो गया? उनका मिसलेनियस एक्सपेंस, अरे देखो ना गांव के लोग प्लीज, उनका मिसलेनियस एक्सपेंस को डेबिट करके हो गया था। किस लिए? वो भी उसका इंश्योरेंस के लिए। मेरा कह रहा आपको सबको 750 रुपए का इंश्योरेंस उन्होंने बोलकर के डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं क्या बोलूंगा? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को डेबिट किया है, लेकिन उनका P&L अकाउंट बन के रेडी है, मतलब अल्टीमेटली मिसलेनियस एक्सपेंसेस मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। सो P&L अकाउंट को डेबिट हो चुका है। कळते मी काय म्हणतोय ते? सो P&L अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक अकाउंट ही रॉंग एंट्री करून झाली आहे। जे चूक आहे त्याला उलट करूया। एंट्री काय झाली? कॅश अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कशामुळे? मिसलेनियस एक्सपेंसेस मुळे। मग करेक्ट एंट्री काय व्हायला पाहिजे होती? ते वीक्स और ड्रॉइंग्स आहे। सो एंट्री व्हायला पाहिजे वीक्स करंट अकाउंट डेबिट। सर करंट अकाउंट का कॅपिटल अकाउंट? नक्की का बरं? फिक्स कॅपिटल में जायला पाहिजे कुठे? ड्रॉइंग अकाउंट। मग ड्रॉइंग अकाउंट आता जाणार कुठे? करंट अकाउंटला जाणार आहे। सो वीक्स करंट अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक अकाउंट। मग रिव्हर्सला आणि करेक्टला कंबाईन करा,
कॅश कॅश कॅन्सल, एंट्री काय झाली, वीच करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. कहते मैं क्या म्हणतो ते, एनी डिफिकल्टी सर? वो मुझे P&L अकाउंट क्यों किया समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ब्रैकेट में लिख के रखा मिसलेनियस एक्सपेंसेस. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पॉइंट. फिर बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अगला वाला, वो अपना प्लांट एंड मशीनरी का झमेला. पहले क्या कर दिया उसने, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000 का एंट्री कर दिया है. ये मिस्टेक उसका करके हो चुका है. फिर उसने और एक एंट्री कर दिया, P&L अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 2,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन. मतलब ये पहला एंट्री और दूसरा एंट्री करने की वजह से, पहला एंट्री और दूसरा एंट्री करने की वजह से एक्चुअली स्पीकिंग P&L अकाउंट सॉरी प्लांट अकाउंट को जो 10,000 का डेबिट किया था उसको 2,000 का क्रेडिट पड़ चुका है. अगर अब मेरा कटिंग करने का जो स्टाइल है, लाइन को कट करने का जो स्टाइल है, उसको ठीक से देखो कि आपको समझेगा. मैंने यहाँ पे 2,000 के ऊपर भी लाइन कट किया हुआ है, बट 10,000 के ऊपर लाइन कट किया हुआ नहीं है. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि पूरा पूरा 10,000 गायब नहीं होता है. 10,000 और 2,000 छोटा कौन है, तो 2,000 पूरा गायब हो गया. आउट ऑफ 10,000 2,000 गायब हो गया. मतलब अभी भी कितना बाकी रहेगा वहां पे, 8,000 डेबिट में पड़ा हुआ रहेगा. किसके डेबिट में पड़ा हुआ रहेगा, P&L सॉरी प्लांट के डेबिट में पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि प्लांट अकाउंट को डेबिट. सो डेबिट साइड का प्लांट पूरा कैंसिल हुआ कि डेबिट साइड का प्लांट में से 2,000 कैंसिल हुआ. तो अभी भी डेबिट साइड के प्लांट पे कितना बाकी है, वो उसने खुद नहीं किया हुआ है. उसका मिस्टेक्स को करने की वजह से अपने आप इतना बाकी रह गया. पहला मिस्टेक कर दिया, दूसरा मिस्टेक कर दिया, और दोनों मिस्टेक का नेट इफेक्ट क्या आ गया, प्लांट अकाउंट को डेबिट पड़ा हुआ है 8,000 सॉरी, प्लांट अकाउंट को डेबिट पड़ा है 8,000, P&L अकाउंट को डेबिट पड़ा है 2,000, और कैश और बैंक को क्रेडिट पड़ा है 10,000. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये दो एंट्री उसने पास किया, और ये दो एंट्री का एक्चुअल मतलब क्या बना कि प्लांट अकाउंट इज डेबिटेड बाय 8,000, P&L अकाउंट इज डेबिटेड बाय 2,000 एंड कैश और बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 10,000. उसने ये एक एंट्री पास किया था क्या? नहीं, उसने ये दो एंट्री पास किया था. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? बट ये दो एंट्री पास करने के से अल्टीमेट इफेक्ट क्या बन गया, इट इज एज गुड एज पासिंग दिस वन एंट्री. हमको रेक्टिफिकेशन करने का भैया, हम बोल रहे हैं कि बहुत किधर किधर जाके फैल गया है, हम उधर से पहले देख के आते हैं. तो थोड़ा P&L अकाउंट में जाके बैठ गया है, और थोड़ा प्लांट अकाउंट में जाके बैठ गया है, और कैश में से 10,000 का क्रेडिट किया हुआ है. बी विथ मी, आर यू देयर विथ मी? थर्ड बेंच. तो हम बोलेंगे ठीक है, अभी उसको रिवर्स करेंगे. फिर जो गलती किया उसको रिवर्स करने का, जहां जहां पे फैल गया वहां से उसको वापस लेके आने का. पहले तो रिवर्स कर दिया, तो एंट्री क्या कर दिया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू P&L अकाउंट. जस्ट जो है उसको उल्टा कर दिया, बाकी कुछ नहीं. रिवर्स एंट्री में दिमाग नहीं चलाने का. जो डेबिट किया था क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दो, सिंपल. फिर करेक्ट एंट्री पूछो. करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, P&L अकाउंट डेबिट शुड हैव बीन बाय 10,000. अरे समझ सकते मैं क्या बोलते थे, P&L अकाउंट डेबिट शुड हैव बीन बाय 10,000 एंड कैश और बैंक क्रेडिट शुड हैव बीन बाय 10,000. मैं बोलूंगा फिर कैश और बैंक क्रेडिट 10,000, कैश और बैंक डेबिट 10,000 कैंसिल. समझ सके मैं क्या बोलते थे? इधर P&L अकाउंट को डेबिट कितना है 10,000 है, इधर P&L प्लांट अकाउंट को क्रेडिट कितना है 8,000 है. मिला क्या सबको? अरे कुछ तो बोलो. तो मुझे एंट्री कैसे करना पड़ेगा फिर, प्लांट अकाउंट को अपने को क्रेडिट करने का और P&L अकाउंट को अपने को 8,000 से डेबिट करने का. क्योंकि ये जो P&L अकाउंट इधर 10,000 का है, उसके सामने ये 2,000 का P&L अकाउंट कैंसिल हो जाएगा. 10,000 का डेबिट मैंने यहाँ पे पूरा कैंसिल नहीं किया, सिर्फ नाम को कट किया है, और यहाँ पे मैंने नाम को भी कट किया और अमाउंट को भी क्रेडिट किया हुआ है, कट किया हुआ है. सो ये 10,000 का डेबिट और ये 2,000 का क्रेडिट, मतलब 2,000 कैंसिल, और इस 10 में से 8 बाकी, तो 8 यहाँ पे आ गया, और ये प्लांट का पूरा पूरा 8 बाकी प्लांट यहाँ पे आ गया. मिला क्या आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो. रेक्टिफिकेशन में कंफ्यूजन है, नहीं समझा तो फिर से पूछ लीजिएगा. बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट पूरी पूरी कैंसिल हो जाती है, फिर बची कुछ बड़ी अमाउंट अपने को लिखनी पड़ती है. क्लियर? एनी डिफिकल्टी? फर्स्ट बेंच ऑनलाइन के बच्चे मेरे समझे क्या चालू है? वो राधिका, आदित्य, नुपुर, जयेश, साहिल, सर्वेश, हाँ सर. अदर्स? यस सर. यस. चलो ठीक है. फिर अपना P&L अकाउंट का गड़बड़. ये घूमने के लिए गया था अपना राजू यूके को, घूमने के लिए गया था, मतलब ड्राइंग बोलना चाहिए था. तो करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन एबल्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये होना चाहिए था. बट कर क्या दिया गलती से, P&L अकाउंट डेबिट ट्रैवलिंग को डेबिट किया था. ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट P&L अकाउंट में चला गया रहेगा. तो P&L अकाउंट को डेबिट पड़ चुका है, कैश और बैंक को क्रेडिट किया हुआ है, तो उसको उल्टा कर देंगे, कैश और बैंक टू P&L, और बाद में फिर कैश और बैंक कैंसिल, एंट्री हो गया एबल्स करंट टू P&L ट्रैवलिंग. तो फर्स्ट मिस्टेक रेक्टिफिकेशन एंड थर्ड मिस्टेक रेक्टिफिकेशन इज रिलेटिवली इजी. सेकंड मिस्टेक का जरा कंफ्यूजन है. सबको समझा क्या किया है वो? चलो फटाफट कर दो वर्किंग. Problem is from slide number 46 and working note is from slide number 49.
टाइमपास करू नका, पटपट करा. आहे का? मला ऐकायला नाही काय म्हणतो तू? काय सांगू तुला त्याच्यामधलं, मला तुला काय कळलं नाही मला सांग मला. करून बघ ना बाळा तू. प्लांट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कॅशर बँक 10,000 ही एंट्री तुम्ही केली. तू दुसरी एंट्री केली पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन साठीची. मग या दोन एंट्री जर का आपण कंबाईन केलं तर काय झालं असतं? प्लांटला डेबिट 10,000 आहे, प्लांटला क्रेडिट 2,000 आहे. मग डेबिट 10 आणि क्रेडिट 2 म्हणजे उरले किती? डेबिटला 8 उरले. मग प्लांट अकाउंट डेबिट 8,000 झालं. कॅश अकाउंटला क्रेडिट 10,000 केलेलं आहे, त्याला नंतर काही हात लावलेला नाहीये, म्हणजे कॅश अकाउंट क्रेडिट 10,000 झालं. आणि पीएनएल अकाउंटला डेबिट नंतर 2,000 केलेलं आहे, म्हणजे पीएनएल अकाउंट डेबिट राहणार आहे. सो या जर का दोन एंट्री करायच्या ऐवजी तुम्ही कंबाईन एंट्री केली असते, एंट्री काय दिली असती? प्लांट अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॅशर बँक अकाउंट.
Complete. Shall I go ahead? Be quick. 9 बजने को है, आपने को बहुत पढ़ाई करने का बाकी है, नहीं तो आज का अपना 2 घंटे का लेक्चर वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, कल छुट्टी नहीं है, मैं लेक्चर लेने वाला हूँ कल, मतलब नहीं, सॉरी, परसों। टेंशन मत लो, टेंशन। संडे को लेक्चर नहीं लेता हूँ, कभी नहीं लेता। संडे को तुम ऐसा मेरे दरवाजे पे आके बोलोगे सर लेक्चर लो, तो भी नहीं लूंगा, टेंशन मत लो। घर पे बुलाऊंगा, खाना वाना खिलाऊंगा, लेकिन लेक्चर नहीं लूंगा। Shall I go ahead now? प्लीज टेल मी, आपने रेक्टिफिकेशन जो करना है, वहां पे फर्स्ट रेक्टिफिकेशन में पीएनएल अकाउंट को धक्का मारा है, सेकंड में पीएनएल अकाउंट को धक्का मारा है, थर्ड में पीएनएल अकाउंट को धक्का मारा है, मिलाकर आपको सबको तीनों रेक्टिफिकेशन में से एक भी रेक्टिफिकेशन अप्रोप्रिएशन का नहीं है, सारा का सारा रेक्टिफिकेशन पीएनएल अकाउंट की ही है। मतलब हम खुद ही बोल रहे हैं कि आपने जो प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 60,000, वो सही है कि गलत है? तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को पीएनएल अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा। इसमें हम लोग जीपी से स्टार्ट नहीं करेंगे, बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात नहीं करेंगे, हम लोग एनपी से स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग एनपी से स्टार्ट करके करेक्ट एनपी तक जाने का कोशिश करेंगे। करे समझ सके मैं क्या बनते थे? सब लोग क्या करेंगे अभी, और एक वर्किंग नोट कर देंगे कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएनएल में हुए मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए किया हुआ अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अलग है और एडजस्टमेंट अलग है। अप्रोप्रिएशन किसके लिए है? पार्टनर्स के साथ किए हुए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, और एडजस्टमेंट किसके लिए है? रेक्टिफिकेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। चलो फटाफट से बनाओ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। उसमें पहले कौन रहेगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस। एंड हम लोग अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं मतलब सीधा साधा, सो क्रेडिट बैलेंस विल कम ऑन क्रेडिट साइड। आप लिखेंगे बाय एनपी ब्रॅकेट मध्ये बिफोर रेक्टिफिकेशन 60,000. सापडतंय का रे सगळ्यांना? नेक्स्ट, त्याच्या खाली मग आपल्या एंट्रीज आपण फटाफट पोस्टिंग करूया. एंट्रीचं पोस्टिंग कसं आहे तुमचं? इकडे म्हटलंय पीएनएल अकाउंटला क्रेडिट करा वीकच्या करंट अकाउंटमुळे, मग क्रेडिट साइड लिहिलेलं बाय वीक करंट अकाउंट मिसलेनियस एक्सपेन्सेस 750. नंतर म्हटलंय तुम्ही पीएनएल अकाउंटला डेबिट करा 8,000 नी, सो पीएनएल अकाउंटला डेबिट केलं टू प्लांट ब्रॅकेट मध्ये रिपेअर्स 8,000 रुपीज. नंतर तुम्ही म्हटलंय पीएनएल अकाउंटला क्रेडिट करा एबलच्या करंट अकाउंटच्या नावाने, म्हणून मग बाय एबल्स करंट अकाउंट ट्रॅव्हलिंग 3,000 रुपीज कन्सिडर केले. मग ह्याची टोटलिंग केली, बॅलन्सिंग कर फाइंड आउट केली, त्याचा अमाउंट काय तुम्हाला म्हणायचं? नेट प्रॉफिट. सर हा पण नेट प्रॉफिट, हा पण नेट प्रॉफिट, काय फरक पडला? वरती आहे बिफोर रेक्टिफिकेशन, खाली आहे आफ्टर रेक्टिफिकेशन. कळतंय सगळ्यांना? चलो स्टार्ट. क्लियर? एनपी होता तो त्यांनी दिले की असं काय करतो? ड्राफ्ट अकाउंट्स शोड सो अँड सो सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स.
कंप्लीट। चलो अब बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से रहेगा? 60,000 से रहेगा कि 55,750 से रहेगा? ये 55,750 तो प्रॉब्लम में किधर भी नहीं दिया था, आपको कहां से नजर आया? अभी कैलकुलेट किया हुआ है 55,750। फिर बाद में अपने को क्या करने का है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का है। ए सुनो ना रे प्लीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने लिए पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम जैसा है कि एक्सपेंडिचर जैसा है? एक्सपेंडिचर जैसा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने बोलकर रखा है कितना देने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%। 8% ड्राइंग वाला है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मिला के आपको सबको। तो 75, 40 एंड 30 उसको अपने को 10% देने का। वो 6 महीने का रहेगा कि पूरे साल भर का रहेगा? क्या 6.5 महीने का कि 5.5 महीने का? वो 6.5, 5.5, 6 वो सब किसके लिए रहता है? क्यों क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स आर अज्यूम टू बी मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। उसको घर खर्चे के लिए पैसा चाहिए रहता है। तो भले उन्होंने अपने को बोल दिया रहेगा साल भर का ड्राइंग कितना, तो हम समझ लेते कि साल भर का ड्राइंग साल के शुरुआत में, साल के एंड में एक बार नहीं किया है, बल्कि हर महीने में थोड़ा थोड़ा करके अपने को उसका कंबाइंड अमाउंट दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि रिकरिंग अमाउंट है। वी अज्यूम दैट इट इज मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, किसी महीने में ज्यादा किसी महीने में कम, ऐसा नहीं, हर एक महीने में सेम टू सेम, ये हमारा अजम्पशन रहता है। एंड लास्टली वी कंसिडर दैट इट इज मेड ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो ड्राइंग के लिए वो सब खेलना पड़ेगा। यहाँ पे तो झंझट नहीं है। 75, 40 एंड 30 के ऊपर अपने को सीधा 10% देने का है। तो 7,500 एंड 4,000 एंड 3,000। सर अमाउंट किधर से आया? लास्ट का जीरो कैंसिल, 10% मतलब लास्ट का जीरो कैंसिल। ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम जैसा है कि एक्सपेंडिचर जैसा है? एक्सपेंडिचर जैसा है, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रहेगा। अप्रोप्रिएशन के डेबिट में मतलब करंट अकाउंट के क्रेडिट में रहेगा। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने का। ड्राइंग का अमाउंट दिया है कि उन्होंने अपने को कितना है बोलो? 15, 10 और 10। 15 के ऊपर कितना टक्का देने का है? 8%। लेकिन पूरा देने का क्या? 6 मंथ्स। मतलब क्या करना पड़ेगा? 15,000 इंटू 8% इंटू 6, बराबर ना? अपॉन 12 करने का कि नहीं करने का? अपॉन 12 करने का कि नहीं करने का? कुछ तो सिखाया था मैंने, कभी कभी नहीं करने का और कभी कभी करने का। किसी एक महीने का अमाउंट दिया रहेगा तो नहीं करने का, बट कंबाइंड एनुअल अमाउंट दिया रहेगा तो करने का। ये 15,000, 10,000, 10,000 एक एक महीने का है कि साल भर का है? मतलब इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो वर्किंग कैसे होगा? 15,000 इंटू 8% इंटू 6/12 कळते मी काय म्हणतो ते? आता हे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आहे, हे फॉर्म साठी एक्सपेंडिचर सारखं आहे का इन्कम सारखं आहे? आवाज दम नहीं है, पूरे क्लास का आवाज नहीं है। इनकम जैसा है मतलब अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट है। अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में मतलब करंट अकाउंट के डेबिट से। चल पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कर लो। 50 पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक 10-12 लाईनचं बनवा, फक्त फॉर्मॅट ड्रॉ करायला. त्याच्या खाली पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट बनवा 4 लाईन, त्या खाली पार्टनर्स करंट अकाउंट बनवा 6 ते 8 लाईन्स, अप्रोप्रिएशन अकाउंट 12 लाईन्स, कमीत कमी 12 लाईन्स. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये स्लाइड नंबर 47 है. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्लाइड नंबर 47 है. कम से कम 12 से 15 लाइन तुम्हारे हैंडराइटिंग के साइज के हिसाब से डिसाइड करो, फॉर्मेट ड्रॉ करो पहले. बाद में पार्टनर्स करंट अकाउंट 8 to 10 लाइंस कर दो. कॉलमनर फॉर्मेट याद रखो, वीक एबल एंड लेजी डेबिट, वीक एबल एंड लेजी क्रेडिट. और कैपिटल अकाउंट को नहीं बनाया तो भी चलेगा, बनाया तो भी क्या करना पड़ेगा? जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस आएगा. फॉर्मेट ड्रॉ करा दी, अपन एक एक पोस्टिंग कर दो डायरेक्टली. We will not make one account at a time. We'll make 2 accounts at a time and we'll try to make the posting immediately.
चलो प्रोफेशनल अकाउंट ड्रॉ किया, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ड्रॉ किया. बी क्विक. प्लीज रिमेंबर दैट टेक्स्ट वाला जो कॉलम रहेगा दैट शुड बी ऑलवेज लेफ्ट अलाइन. अमाउंट वाला कॉलम रहेगा दैट शुड बी ऑलवेज राइट अलाइन. Shall I go ahead now? चलो लिखेंगे पहले कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75, 40 and 30,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75, 40 and 30,000. पहले अपने कैपिटल अकाउंट में लिखना है. पापा लोग बेबी लोग पीछे मत रहना. नेक्स्ट, फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, 5,000 एंड डैश. डैश क्यों हो गया? क्योंकि लेजी भैया ने ज्यादा ड्राइंग किया हुआ है. फिर डेबिट साइड में वहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश डैश 5,000. लीजिए भैया का बैलेंस लिख दिया. फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाओ जो तुमने ड्रॉ करके रखा हुआ है. उसके क्रेडिट में लिखोगे बाय एनपी ब्रैकेट में आफ्टर रेक्टिफिकेशन. बाय एनपी आफ्टर रेक्टिफिकेशन. पीछे मत रहना. क्लियर? नेक्स्ट, अभी रेक्टिफिकेशन तो करके हो गया था. अभी अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग करने का है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चे जैसा है मतलब अप्रोप्रिएशन के डेबिट में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वीक एबल लेजी 10% 10% देने का है. फिर इसका सेकंड फिट देने का है.
7,500, 4,000 एंड 3,000 का सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? करंट अकाउंट के क्रेडिट में। वहां पे लिखेंगे बाय P&L अप, ब्रैकेट मध्ये इंट ऑन कॅप. चला बिगी बिगी. मागे नका राहू, इकडे तिकडे नका पाहू. बाय P&L अप्रोप्रिएशन ब्रॅकेट मध्ये इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल 7,500, 4,000 आणि 3,000. कंप्लीट. नेक्स्ट पॉइंट. मग परत चला P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मध्ये. आय होप एव्हरीबडी इज विथ मी. इकडे क्रेडिट साइडला या, इकडे लिहा बाय इंट ऑन DRG. आता जरा सांभाळून, एस्पेशली वीक साठी आणि एबल साठी सांभाळून. माझ्या कारण एबल मला फिरायला गेला होता ना. फिरायला कोण गेला होता? एबल. त्यामुळे इकडे तुमचं जे ड्रॉइंग आहे, प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं 15,000, 10,000 आणि 10,000 याच्यावरती इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायची माझी इच्छा होती. पण आपल्याला कळलेलं आहे आता की त्यांचं रेक्टिफिकेशन फेरर झालेलं आहे आणि रेक्टिफिकेशन फेररमुळे त्यांचं ड्रॉइंग वाढलेलं आहे. सो हे जो 15,000 आहे त्याचा अमाऊंट वाढणार आहे 750 नी. तेवढा 15,750. 10,000 चे होणार 13,000 आणि शेवटचे 10,000 सेम राहणार आहेत. नाउ देयर इज अ स्मॉल टेक्निकल डिफिकल्टी. आय वॉन्ट एव्हरीबडी विथ मी. लिसन हियर. द टेक्निकल डिफिकल्टी इज, सर 750 रुपये जे तुम्ही विड्रॉ केला सांगताय त्याचा काहीतरी LICचा प्रीमियम भरलेला आहे, तर तो कधी भरला त्यांनी सांगितलं कुठे? तो इन दैट केस अगर आपने उसको 15,000 के अंदर इंक्लूड कर दिया तो आप अज्यूम कर रहे हो कि जिस तरह से 15,000 रुपए का ड्रॉइंग इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, उसी तरीके से आप अज्यूम कर रहे हो कि 750 का LIC प्रीमियम इज एनुअल अमाउंट एंड इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर. मतलब हर महीने का प्रीमियम कुछ तो शायद 50-60 रुपया रहेगा, 62.50 हो रहा है, कुछ तो रहेगा. ऐसा कर सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मंथली प्रीमियम पे कर रहा है, वो भी 15 तारीख को पे कर रहा है, ऐसा अज्यूम कर रहे हो. सर ऐसे कैसे होगा? और चलो सर हमने एक्सेप्ट कर भी लिया कि LIC में ऐसा हो सकता है कि आपके पास मंथली प्रीमियम भरना, नहीं तो क्वार्टरली प्रीमियम भरना, नहीं तो हाफ ईयरली भरना, नहीं तो एनुअली भरना, ऐसा अलग अलग अलाउड है. तो चलो वो भी एक्सेप्ट कर दिया कि वैसे हो सकता है. बट सर वो यूके का ट्रिप, वो 3,000 रुपीज का खर्चा, वो अमाउंट एक्चुअली स्पीकिंग सिंगल विड्रॉल रहेगा. जब वो यूके को गया रहेगा वीसा का पेमेंट करने का, नहीं तो क्या लाइट एयरफेयर पे करने का, नहीं तो कुछ तो पेमेंट करने का, बट से उसने बैंक अकाउंट फॉर्म का यूज किया रहेगा. तो इट माइट बी अ सिंगल ड्रॉइंग. It need not be a drawing which is made up of series of different drawings made every month in an equal manner. तो सर उसका तो जिस दिन को ड्राइंग किया है उस दिन से लेकर साल के एंड तक का सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए. यस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू. मुझे भी वही करने का मन करता है. लेकिन दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम, उन्होंने डेट ही दिया नहीं कि किस दिन यूके का ट्रिप किया था, डेट दिया हुआ नहीं. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं. और सेकंड प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूट ने सॉल्व करने के टाइम सीधा क्या कर दिया, 750 रुपया 15,000 में ऐड कर दिया, 3,000 रुपया 10,000 में ऐड कर दिया, उसको ड्रॉइंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ. तो इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेशन क्या है, ऐसे वक्त आप क्या अज्यूम क्या करो कि इंटरेस्ट देंगे ही नहीं या फिर इंटरेस्ट लेंगे नहीं, ऐसा मत करो. इंटरेस्ट लगा दो, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लग ही जाएगा. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एवरेज आउट हो जाएगा. दैट्स व्हाट दे आर कंसीडरिंग. तो इफ यू आर आस्किंग मी सर टेक्निकली एकदम एक्यूरेट है क्या, नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ये इनएक्यूरेट कैलकुलेशन है. लेकिन हमने पार्टनर को बोल के रखा भैया ठीक है, हमने आपका ड्राइंग आपको हमने बेनिफिट दे ही दिया ना, फॉर्म के पैसे आपने डायरेक्ट यूज कर दिए थे. समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो डेट रहेगा तो डेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. तो रियल लाइफ में तो अपने पास डेट रहेगा. रियल लाइफ में अपने पास डेट रहने वाला है कि LIC का प्रीमियम कब भरा. रियल लाइफ में डेट रहने वाला है कि यूके का ट्रिप कब किया, कब अपने बैंक अकाउंट से पैसा गया, तब हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे. बट अभी एग्जाम के पर्पज के लिए भूलने का नहीं कि उसको ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने का है, इसलिए हम लोग उसको नॉर्मल ड्राइंग के अंदर इंक्लूड करके 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. So is it technically correct? No. But is it logically correct? Yes. टेक्निक में हमने उसका पीरियड एक्चुअली स्पीकिंग इग्नोर कर दिया है और उसको 6 महीने के हिसाब से कंसिडर कर लिया है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और उसका कारण क्या है? इनसफिशिएंट information about the date of LIC payment, information about the date of UK trip is not available. That's why we are doing like that. कुछ दिला है तो फिर अपने को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर तो इसका मतलब ये है, अरे रुको ना एक मिनट, अगर अपने को 750 का डेट दिया है तो अपने को उसके हिसाब से अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो 30 जून ही दिया हुआ है. 30 जून दिया मतलब क्या हो गया, जून तो काउंट करने का ही नहीं है.
जून तो काउंट करने का इसका मतलब क्या हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स, मतलब वो 15,000 के अंदर ऐड किया तो भी चलेगा। और यूके के ट्रिप का क्या हो गया? अच्छा, वो भी 30 जून को ही। अच्छा अच्छा, मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया मालूम है क्या? उन्होंने वो लास्ट ईयर का था, मैंने अभी कल ये स्क्रीनशॉट निकाल कर डाल के रखा है। लास्ट ईयर तक के प्रॉब्लम में गड़बड़ था, डेट्स नहीं दिए हुए थे। उनको समझ में आ रहा था कि बाबा ये गड़बड़ हो रहा है, अभी बताने के लिए डिफिकल्ट जाता है, तो दे हैव चेंज द प्रॉब्लम, सोल्यूशन वही रखा हुआ है। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो अभी कुछ टेंशन ही नहीं है, डेट दिया मतलब झंझट ही नहीं है। अगर डेट नहीं दिया तो हम लोग अज्यूम करके करते थे। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? अभी अजम्पशन का भी जरूरत नहीं। चलो स्टार्ट, फिर कर देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 15,750, 13,000 आणि 10,000. तर ती 6 महिन्याचा इंटरेस्ट घेऊन टाका 8% चला बिगी बिगी, मागे नका राहू, इकडे तिकडे नका पाहू. कंप्लीट। फिर बाद में उस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटलिंग कर दीजिए। उसका अमाउंट कितना आएगा? 57,300, 57,300। बैलेंसिंग फिर कितना आएगा तुम्हारा? 42,800। उसको डिवाइड कर दीजिएगा 21,400, 10,700 और 10,700। सर ये कहां से है आपको? 2:1:1। सर ये कहां से है आपको? प्रॉब्लम में फर्स्ट लाइन में दिया था रेशियो वाज 2:1:1। अगर वहां पे नहीं दिया था तो हम लोग इक्वल कंसिडर करते थे, बिकॉज रूल सेज दैट इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन पीएसआर शुड बी इक्वल। पीछे मत रहना, जल्दी जल्दी करना। बोला। आपण 5 दिवस करंट अकाउंट मध्ये प्लॉट डाऊन आहे डेबिट साइडला 5,000 रुपयाचा एक्स्ट्रा पाठवले तर दिवशी तर त्याचा आणि वरती एक्झनच्या ड्रॉइंगचा संबंध काय? कसं काय? मला नाही कळलं कसं काय संबंध आहे त्याचा. पण कसा येईल ते समजून सांगतो, कसं येणार नाही. डोक्यात डाऊट काल तेच मला कळत नाही ऍक्च्युली. तुमचे 5,000 नाही स्किप करणार. ते करंट अकाउंट आहे ना बाळा. ते जर का त्या करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला जी अमाऊंट आहे ते 10 आणि 5, ह्याच्यावरती तू इंटरेस्ट गप्पा मारत नाहीयेस, मग ह्याच्यावरती काय वर गप्पा मारतोस? वो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है, समझे क्या? हो गया 57,300 आ गया, 57,300 आ गया, 42,800 आ गया, उसको 2:1:1 में डिवाइड करके हो गया। चला गो अहेड। अब आगे जाके क्या करेंगे? करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट का शेयर
फिर अपना जो बाकी का एंट्रीज पेंडिंग है रेक्टिफिकेशन का और ड्राइंग्स का वो पूरा कर देंगे। डेबिट साइड में आएगा 2 ड्राइंग्स 15,000 10,000 10,000। फिर रेक्टिफिकेशन का एंट्री मिसलेनियस ड्राइंग सॉरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाला तो जो 30 जून को पे किया था उसका एंट्री करंट अकाउंट में डालने को भूल गए थे गलती से, अभी डाल देंगे। फिर ट्रैवलिंग का एंट्री करने को भूल गए थे वो भी डाल देंगे। और अब भी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में रखा था उसका सेकंड इफेक्ट देने का बाकी था तो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे दे देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कंप्लीट। करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करो, उसके लिए आपको टोटलिंग करना पड़ेगा। अपना जो लेजी हीरो है लेजी उसका अभी भी डेबिट बैलेंस ही पड़ने वाला है क्योंकि उसका टोटल ऑफ डेबिट साइड इज हेवी। उसका टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 15,400 एंड क्रेडिट साइड इज ओनली 13,700। इसका मतलब उसका डेबिट साइड दोनों साइड में लिखना पड़ेगा 15,400। उसका बैलेंसिंग फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा 1,700 और उस 1,700 को हम बोलेंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। Shall I go ahead? कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना तो बहुत इजी है, उसका टोटलिंग में झंझट ही नहीं है। करंट अकाउंट का टोटलिंग करके बैलेंस कैलकुलेट करना बराबर से। टू बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड भी आ रहा है वीक एंड एबल के लिए और बाय बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड आ रहा है अकेले लेजी के लिए। उसका नाम लेजी है लेकिन ड्राइंग करने में सबसे फास्ट है वो। Shall I go ahead? We have completed up to slide number 50. अभी करने का राम और रहीम का प्रॉब्लम। कुठला? चलो। Now this is second problem from ICS study material page number 8.26. जरा difficult question है। I want full concentration now. It's already 9:23. लास्ट ईयर के बैच में बच्चों के प्रॉब्लम समझने को 1 घंटा लगा था तो वैसा अपने को करने का नहीं है।
चलो बी विथ मी, टाइम पास मत करना. स्लाइड नंबर 51. चलो भाई, बी विथ मी. क्या हुआ लड़के लोग? चला स्टार्ट. राम एंड रहीम आर इन पार्टनरशिप शेअरिंग प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2. दोन पार्टनर्स आहेत, राम आणि रहीम. त्यांचा PSR ठरलेला आहे 3:2. As Ram, on account of his advancing years, feels that he cannot work as hard as before, his chief clerk from the firm, Ratan, is admitted as a partner with effect from 1st of January 2019. कोण पार्टनर्स होते? राम आणि रहीम. काय PSR होता? 3:2. कोण म्हातारा झाला? राम म्हातारा झाला. कुणाला रिटायर व्हायचं आहे? रामाला रिटायर व्हायचं आहे. त्याच्या जागी कुणाला आणणार आहेत? रतनला आणणार आहेत. कधीपासून आणणार आहेत? 1st of January 2019, and becomes entitled to 1/10 of the net profits and nothing else. रतन या आधी आपल्याकडे चीफ क्लर्क म्हणून काम करत होता. त्याला आपण म्हटलं राजा तुमचा पार्टनर बनून जा 1st of January 2019 पासून. एकदा का तुमचा पार्टनर बनशील की तुला आम्ही 1/10 शेअर ऑफ नेट प्रॉफिट देणार आहोत, पण तेवढंच मिळेल. आधी सर मी क्लर्क होतो तेव्हा मला सॅलरी मिळायची, आता मी पार्टनर झालो तर मला सॅलरी पण द्या आणि मला प्रॉफिट पण द्या. असं नाही करणार. तुला फक्त काय मिळेल? 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट्स अँड नथिंग एल्स. पुढे म्हणतायत द म्युच्युअल रेशो बिटवीन राम अँड रहीम रिमेनिंग अनअल्टर्ड. राम रिटायर होत नाही. राम म्हणतो मी काम कमी करणार आहे. काम करण्यासाठी आपला जो हिरो आहे रतन, तो आपल्याकडे आधीपासून काम करत होता, पण तो क्लर्क म्हणून काम करत होता म्हणून कदाचित जीव ओतून काम करत नसेल. दुसऱ्याचा बिझनेस आपण एवढंच करायचं. पण त्याला म्हणून तू पार्टनर बनून जा, चलो ओनर बनून जा. तो और मन लगा कि काम करेगा और फिर मैं थोड़ा रिटायर हो सकूं, फिर अपना काम थोड़ा कम कर सकूं. तो उसको 1/10 दे दिया. पहले बताओ मुझे, पिज्जा के कितने टुकड़े करते थे? उसमें से कौन कितने खाता था? 3 राम को, 2 रहीम को. अब हमने पिज्जा के कितने टुकड़े करने के डिसाइड किए? 10 मेरे ख्याल से. 10 6 नहीं है. जिसको 6 दिख रहा है वो कोई तो पुराना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. 10 टुकड़े करने वाले हैं. 10 में से कितने टुकड़े हम देने वाले हैं? किसको देंगे? तो कितने बच गए? 9 किसके लिए है? राम और रहीम के अगर 9 टुकड़े बचने वाले हैं तो वो 9 टुकड़े हम लोग कौन से रेशो में उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? मतलब पहले बोलना पड़ेगा रतन शेयर 1/10, फिर बोलना पड़ेगा रिमेनिंग बैलेंस इज इक्वल टू 1 - 1/10 इज इक्वल टू 9/10. फिर बोलना पड़ेगा पार्टनर का शेयर, ओल्ड पार्टनर का शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग बैलेंस इंटू ओल्ड रेशियो. सो 9/10 इंटू 3/5. डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत है कि जरूरत नहीं है? वो एडिशन डिडक्शन में करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा. 9/10 इंटू 3/5, 9 त्रिक 27, 9 3 27 and 10 into 5 is equal to 50. म्हणजे पिझ्झाचे ऍक्च्युअली किती तुकडे झाले? 50. त्यापैकी किती तुकडे रामला मिळणार? 27. 50 में से 27 किसको जाएगा? राम को जाएगा. कळते मी काय म्हणतो ते? नेक्स्ट पार्ट, दुसरा पार्ट कुठला तुमचा? आपला कोण आहे? रहीम आहे. रहीमला आधी किती मिळायचे? 2/5. आता काय म्हणायला लागेल? 9/10 इंटू 2/5 म्हणजे 18/50. सो 27 किसको दिया? 18 किसको दिया? 27 18 कितने का हिसाब लग गया? 45. कितना बाकी? वो किसको? और इसको तो 1 का बात किया था. 1 आउट ऑफ 10. अभी कितना? 5 आउट ऑफ 50, मतलब 1/6. सो नया रेशो क्या कोई बता सकता है क्या मुझे? 27:18:5. नक्की कळतंय काय? चलो वेरी गुड. नेक्स्ट पार्ट. Before becoming partner, Ratan was getting a salary of ₹500 per month together with his commission at the rate of 4% of the net profit after deducting his salary and commission. क्या बात है? खतरनाक. म्हणजे रतनला आपण पार्टनर म्हणून घ्यायच्या आधी, मस्त पॉइंट आहे, जरा लक्ष द्या. रतनला आपण पार्टनर म्हणून घ्यायच्या आधी तो आपल्याला काय करत होता? क्लर्क म्हणून काम करत होता. तेव्हा आपण त्याला 2 वेगळ्या प्रकारचं रेम्युनरेशन देत होतो. पहिलं रेम्युनरेशन कुठलं होतं? ₹500 सॅलरी. 500 रुपये सॅलरी पर मंथ. म्हणजे वर्षाला किती झाली रे? 6. त्याच्याशिवाय आपण त्याला काय द्यायचो? कमिशन द्यायचो. कमिशन किती द्यायचो? 4%. 4% कशाचे? सेल्सचे का? नाही. जीपीचे का? नाही. कशाचे? एनपीचे. एनपी पण कुठला नेट प्रॉफिट? एनपी
आफ्टर डिडक्टिंग हिज सॅलरी ती किती आहे 6,000 आहे. आणि आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमिशन ते किती आहे 4%. कशाच्या नेट प्रॉफिटच्या. नेट प्रॉफिट कुठला आफ्टर डिडक्टिंग हिज सॅलरी एंड कमिशन. लूप क्रिएट हो गया. नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ. उसको क्या बोला है 500 रुपया पर मंथ दूंगा, खुश 6,000 रुपया हो गया. और कमीशन दूंगा कितना 4%. 4% किसका सेल्स का नहीं, जीपी का नहीं, एनपी का. कौन सा एनपी. एनपी आफ्टर डिडक्टिंग योर सैलरी एंड आफ्टर डिडक्टिंग योर कमीशन. टुगेदर विथ कमिशन एट रेट ऑफ 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सॅलरी अँड कमिशन. किती कमिशन द्यायचं 4%. कशाच्या 4%. नेट प्रॉफिटच्या. नेट प्रॉफिट कुठला आफ्टर डिडक्टिंग सॅलरी अँड कमिशन. कळते मी काय सांगितलं ते. परत एकदा. तो म्हणतो सर माझा सॅलरी द्या ना. मग हे घे 6,000. तो म्हणतो सर माझं कमिशन द्या ना. मी म्हणणार 4%. तो म्हणतो सर 4% कशाचे. म्हणणार नेट प्रॉफिटचे. नेट प्रॉफिट कसा कॅल्कुलेट करायचा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग योर कमीशन. तो कमीशन पहले बता, फिर वो माइनस करता हूं, फिर समझेगा नेट प्रॉफिट कितना, फिर उस नेट प्रॉफिट का 4% कमीशन देता हूं. तो लूप क्रिएट हो गया. कैन यू विजुअलाइज द लूप नाउ कि नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन डिपेंडेंट और कमीशन के ऊपर नेट प्रॉफिट डिपेंडेंट है. जब तक कमीशन नहीं समझेगा तब तक नेट प्रॉफिट नहीं समझेगा, और जब तक नेट प्रॉफिट नहीं समझेगा तब तक कमीशन नहीं समझेगा. तो अभी एक लूप क्रिएट हो गया. इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा मैथमेटिकल माइंड लगेगा. एकदम डिफिकल्ट नहीं है. थोड़ा लॉजिकल माइंड, थोड़ा मैथमेटिकल माइंड. नेक्स्ट पार्ट. It is provided that in the partnership deed that the share of Ratan's profit as a partner in excess of the amount to which he would have been entitled if he had continued to be as a chief clerk should be taken out of Ram's share of profit. अरे बाप रे. सेकंड पैराग्राफ में हम लोग ऑलरेडी अपना हवा टाइट हो गया था. अभी थर्ड पैराग्राफ में और भी गड़बड़ कर दिया. उन्होंने क्या बोल के रखा है. इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में क्या बात करके रखा हुआ है दैट द शेयर ऑफ रतन्स प्रॉफिट एज अ पार्टनर. तो रतन को 110 देने का था ना 5/50 110 देने का था. तो वो 110 शेयर जो है एज अ पार्टनर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड इफ ही हैड नॉट कंटिन्यूड एज अ चीफ क्लर्क. मतलब अगर वो चीफ क्लर्क करके कंटिन्यू होता था तो उसको 110 मिलता था कि उसको सैलरी और कमीशन मिलता था. सैलरी कितना मिलता था उसको और कमीशन कितना मिलता था 4%. किसका 4%. नेट प्रॉफिट. कौन सा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. वो तो ठीक है, पर कुछ ना कुछ तो हम लोग जुगाड़ लगा देंगे और उसका कैलकुलेट कर लेंगे कितना अमाउंट. तो सपोज अपना ये जो रतन हीरो है उसको हमने पार्टनर करके एडमिट नहीं किया होता था तो वो क्लर्क करके काम करता था, और क्लर्क करके काम करता था तो उसको 6,000 रुपए का सैलरी मिलता था. और सपोज अपना जुगाड़ करके अपने को कैलकुलेट करके आ गया कमीशन का अमाउंट 4,000. इस एग्जाम्पल 4,000 एग्जाम्पल के लिए 4,000 है कि मुझे मालूम नहीं, मैं जैसे बोल रहा हूँ 4,000 रुपया. तो उसका सैलरी कितना 6,000 और कमीशन कितना 4,000. तो टोटल कितना 10,000. मैं कैसे बोल रहा हूँ. और ये 10,000 उसको कब मिलेगा अगर वो पार्टनर करके काम नहीं कर रहा है, क्लर्क करके काम कर रहा है तो मिलेगा. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ. लेकिन हमने उसको पार्टनर करके ले लिया, तो पार्टनर करके लिया तो उसको ये सैलरी मिलेगा कि कमीशन मिलेगा कि नेट प्रॉफिट का शेयर मिलेगा. का शेयर कितना मिलेगा 110. तो 110 वाला अमाउंट जैसे केवल 11,000 आ गया. जैसे एग्जाम्पल समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. इसका सेंटेंस समझने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ. ये अमाउंट किधर से मत पूछो, दे आर जस्ट एड हॉक अमाउंट्स. तुमको समझने में कैसे बोल रहा हूँ. तो उसका सैलरी तो 6,000 है और उसका कमीशन 4,000 है, और उसको टोटल अगर वो पार्टनर नहीं रहता था क्लर्क रहता था तो उसको 10,000 मिलता था. लेकिन अभी वो पार्टनर बनते तो आपको 110 मिलने वाला है. तो 110 का अमाउंट सपोज 11,000 आ रहा रहेगा तो उसको 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और ऊपर से 1,000 एक्स्ट्रा मिलेगा. तो बोल रहे ऊपर का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 1,000 रुपया दैट इज टू बी टेकन आउट ऑफ राम शेयर ऑफ प्रॉफिट. कल याद है हमने वो गिवन बाय द फर्म, गिवन ओनली बाय ए, गिवन बाय ए एंड बी इक्वली किया था. कल ही किया सुबह का वक्त इसी क्लास में हम बैठे थे. चलो ठीक है. तो वैसे यहाँ पे क्या है कल के 3 सिचुएशन थे ना, गिवन बाय द फर्म, गिवन बाय ओनली ए एंड गिवन बाय ए एंड बी. याद है क्या आपको सबको 1.5 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा था. तो 1 लाख हमने सेकंड केस में था ना सिर्फ ए ने दिया था. वैसे यहाँ पे सिर्फ कौन देने वाला है राम देने वाला. समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ. जितना एक्सेस अमाउंट है मतलब 1 लाख, कल के एग्जाम के हिसाब से 1 लाख, क्योंकि 2.5 लाख अमाउंट आ रहा था ना उसको 2,50,000 एंड 1,50,000 एंड 1 लाख 2.5 करोड़. सॉरी 2.5 लाख नहीं था 2.5 करोड़. तो 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ और 1 करोड़ ऊपर का 1 करोड़ हमने राम के अमाउंट में से कट किया था. तो वाला वर्किंग अपने को करना पड़ेगा. तो समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. नेक्स्ट पार्ट. The net profit for the year ended 31st December 2019 is rupees 1,10,000. Average profit के लिए 1,10,000. Show the distribution of net profit among the partners. Okay.
एंट्री वेंट्री नहीं बोल रहे, सिर्फ कैलकुलेशन करके बताओ करके बोल रहे। तो कुछ समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? वर्किंग कैसे होगा देखो, पहले नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कितना अमाउंट है, 1,10,000 है। ये कहां से आया, गिवन, लास्ट लाइन ऑफ द प्रॉब्लम, गिवन 1,10,000 मिला क्या आपको सबको। नेक्स्ट पार्ट, फिर उसमें से रतन का शेयर कितना जाएगा, 110 जाएगा, बराबर 11,000 ही आ गया, तो देयर इज नो टेंशन। 1/10 1,10,000 का 1/10 इज इक्वल टू 11,000, लास्ट का जीरो कैंसिल करते, सो अमाउंट कितना आ गया उसका 11,000 आ गया, ये रतन को मिलने वाला है। नेक्स्ट, फिर हम लोग पूछेंगे कि अभी ये रतन भैया अपना जो भी कुछ है वो क्लर्क करके काम करता था, तो क्या होता था पहले वो चेक करेंगे। तो हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कितना, 1,10,000, अमाउंट दैट कुड हैव बीन रिसीव्ड बाय रतन if he would not have been admitted as a partner, that means if he would have continued to work as a clerk। यार समस्या में क्या अमाउंट होते हैं, ओके, इन दैट केस हम क्या बोलते थे, सैलरी टू रतन कितना आएगा, 500 into 12 months इज इक्वल टू 6,000 रुपीज, ये तो मिलता ही मिलता था उसको। नेक्स्ट, इज इक्वल टू करंट ईयर नेट प्रॉफिट आफ्टर रतन्स सैलरी बट बिफोर रतन्स कमीशन, वो कितना आता था, 1,10,000 में से 6 गया तो बच गया कितना, 1,04,000। क्या समस्या में क्या बोल रहा हूँ, एरो मार्क देखो, एरो मार्क वो बोल रहा है कि हम लोग नीचे उतर रहे हैं, घसरकुंडी करके नीचे घसरते जा रहे हैं, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट, फिर ये अमाउंट कितना है, 1,04,000 आ रहा है, किधर से आया, 1,10,000 माइनस 6 इज इक्वल टू 1,04,000। फिर बोलूंगा लेस कमीशन, कमीशन कितना है, एट द रेट ऑफ 4%, 4% ऑफ व्हाट, 4% ऑफ नेट प्रॉफिट, बट नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन, बिकॉज दैट इज अ सेंटेंस, together with commission at the rate of 4% of net profit after deducting salary and commission। सैलरी को भी माइनस करो, कमीशन को भी माइनस करो, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 4% दे दो। क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ। और हमने अभी क्या माइनस करके हो गए, सिर्फ सैलरी माइनस करके हो गए, कमीशन माइनस करने का बाकी है, वो माइनस करने को जा रहा है, वो कितना चाहिए, 4%। 4% किसका, उस नेट प्रॉफिट का जो कमीशन माइनस करने के बाद बचा हुआ रहेगा। क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ। फिर बोलूंगा अच्छा वो कितना है पता नहीं, जाने दो, उसका अमाउंट अपने को पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क मिला क्या आपको सबको, अरे कुछ तो बोलो। तो मुझे अमाउंट पता नहीं है, सर ने हमने लिखा है, वो मैंने लिख के रखा है आपके समझ के लिए फटाफट से, बाकी कुछ नहीं, बट ओरिजिनली हमको क्या करना है, वहां सिर्फ क्वेश्चन मार्क लिख कर रखना है, क्लियर। फिर बोलूंगा फिर माइनस करने का जो बचेगा, वो क्वेश्चन मार्क का कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा, वो माइनस करने का जो बचेगा उसका नाम मैं क्या लिख सकूंगा, दैट इज नाउ करंट एंड नेट प्रॉफिट, नॉट ओनली आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी बट ऑल्सो आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, उसका नाम बन जाएगा करंट एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर रिटर्न्स सैलरी एंड कमीशन। क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूं, और इसका अपने को 4% निकालने का है, ये कितना है पता नहीं है, ये भी क्वेश्चन मार्क ही है, कितना है पता नहीं है, मेरा क्या क्वेश्चन मार्क दिखा क्या, इधर भी क्वेश्चन मार्क है, इधर भी क्वेश्चन मार्क है, दोनों पता नहीं है अपने को, लेकिन ये पता है कि इधर जो भी कुछ आंसर आएगा उस आंसर का 4% ऊपर का अमाउंट रहना चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, इनर कॉलम में एक एक्स्ट्रा बना कर रखूंगा, उधर बोलूंगा ये जो भी कुछ नाम आ रहा है उसका नाम क्या है, करंट एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन, उसको बोलूंगा तू कौन है राजा, तू 100 है, 100 है, अगर ये 100 है तो ऊपर का 4 बन जाएगा, 4%, वो शॉर्ट फॉर्म है, ओरिजिनल वर्ड है 4 पर सेंचुरी, सेंचुरी में से हम लोग आगे का स्पेलिंग हटा देते हैं, परसेंट बोलते हैं, तो मतलब इसका अगर सेंचुरी होता है तो इसका 4 रन बनता है, मतलब पूरे टीम का 104 रन बनता रहेगा। अब मैं घसरगुंडी करके नीचे नहीं घसर रहा हूं, अब मैं उल्टा चढ़ के जा रहा हूं, मैंने यहां से स्टार्ट किया है 100, यहां पे ऐड किया है 4, ऊपर होगा कितना 104। क्या समस्या में क्या बोल रहा हूं, सर नहीं सर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखा है तो आपने प्लस कैसे कर दिया, 400 माइनस 4 बोलेगा तो सर ऊपर 96 होना चाहिए, आपका 104 कैसे हो गया। हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं मतलब जो साइन दिया रहेगा उसका एग्जैक्टली उल्टा करना पड़ेगा, वहां पे प्लस लिखा रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस लिखा रहेगा तो प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोला रहेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोला रहेगा तो मल्टीप्लाई करना, बिकॉज वी आर गोइंग रिवर्स। क्या समस्या में क्या बोल रहा हूँ, जब आप क्लास को आते हो, स्टेयरकेस पर से चढ़ के आते हो, तो ऊपर आने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे आपको लेफ्ट टर्न लेने का रहता है इस क्लासरूम के अंदर आने के लिए। जब क्लास छूटेगा और आप बाहर जाओगे, तो अब अगर आप क्लासरूम के बाहर गए तो आपको नीचे उतरने का आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा कि लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, अभी राइट टर्न लेना पड़ेगा, आने के टाइम लेफ्ट, तो जाने के टाइम राइट, रिवर्स कर रहे हो ना तुम लोग, फिर से लेफ्ट करोगे तो नीचे गिर जाओगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड, रिवर्स मतलब जो साइन लिखा रहेगा उसका एग्जैक्टली उल्टा करना पड़ेगा। तो व्हाट आई डिड, I wrote the particulars column first. Then I wrote question mark in the amount column wherever the amounts were not available. Then I decided from where I should start.
whatever line I was supposed to start, that I considered to be 100. Then I decided the interrelationship. Then I decided whether I'm going straight or I'm going reverse. Accordingly, I found out what is 104. फिर मुझे भी मजा क्या मिल गया, यहाँ पे परसेंटेज मालूम है लेकिन अमाउंट का क्वेश्चन मार्क है, परसेंटेज मालूम है लेकिन अमाउंट का क्वेश्चन मार्क है. यहाँ पे परसेंटेज मालूम है 104 और अमाउंट मालूम है 1,04,000. ये कहां से आया, ऊपर से नीचे आए थे हम लोग यहाँ पे. तो अभी मेरे पास एक जगह मिल गया जिसमें मुझे मालूम है कि ये 104 है तो वो 1,04,000 है. मैं बोलूंगा 104 मतलब 1,04,000, तो 4 मतलब कितना, 4,000. 104 मतलब 1,04,000, तो 100 मतलब कितना, 1,00,000. तो अभी मुझे कमीशन का अमाउंट मिल गया कितना, 4,000. तो सैलरी कितना, 6,000. कमीशन कितना, 4,000. टोटलिंग कितना, 10,000. और उसको कितना मिलने वाला है, 11,000 मिलने वाला है. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. पहले यहाँ तक समझ में आया सबको? तो I can specify total amount that could have been paid to Ratan if he was working only as a clerk and not as a partner is equal to salary plus commission is equal to ये अपना ऊपर वाला A, sorry किधर से आया, 4,000 plus 6,000 is equal to 10,000. फिर बोलूंगा excess amount which is payable to Ratan because he is not working as a clerk but he is working as a partner is equal to ये ऊपर वाला A 11,000 माइनस नीचे वाला B 10,000. एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, 1,000. कल के प्रॉब्लम में वो 1 करोड़ था, 1.5 करोड़ के ऊपर का. आज के प्रॉब्लम में वो 1,000 है, 10,000 के ऊपर का. पहले इतना वर्किंग करो फिर आगे का वर्किंग सिखाता हूँ. पढ़ रहे हीरोइन, डाउट था, सॉल्व हो गया. बोलो. किससे मिलेगा, तुझे क्या लगता है? कौन बोल रहा है? हाँ. हाँ. 1,000 एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा उसको, 11,000 ही मिल रहा है उसको. लेकिन वो 11,000 किसके पॉकेट से जाएगा हम डिसाइड कर रहे हैं. दोनों शिफ्ट हुए बराबर. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो दोनों ने शेयर किया. मैं बोल रहा हूँ सर को मुझे जगह भेजेंगे करके, तो तुम दोनों ने शेयर किया. अभी इसे यहाँ पे इधर बैठी उधर सर को अंदर, अभी तो हिम्मत सर को अंदर. अभी मुझे जगह उतना ही मिला लेकिन अभी सैक्रिफाइस किसने किया, तो अगले नहीं किया. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. मुझे जगह कितना मिलेगा वो फिक्स है 11,000, लेकिन वो कौन देने वाला है, तो 1,000 रुपया अकेला राम देगा और 10,000 रुपया कौन देगा, मुझे मिलेगा उतना ही. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट आइडिया? ये तो वी आर नॉट सेइंग दैट रतन को कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है. वी आर सेइंग दैट रतन को कितना मिलने वाला है, एज अ क्लर्क 10,000 बट एज अ पार्टनर 11,000. so he is going to get compared to clerk 1,000 extra. As a partner he was anyway going to get 11,000, he is going to get 11,000, but comparing this amount to his remuneration as a clerk he is going to get 1,000 and that 1,000 extra is going to be by us. Yes. हमको जितना मिल सकता था अभी हम लोग डिसाइड किया ना, वो उसका PSR 27:18 वगैरह होगा, तो वो 27 वाला उसको आएगा ना, उसमें तो 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. अभी हमने पार्ट वर्किंग नोट किया है, पूरा वर्किंग नोट नहीं किया. आज का कॉपी पूरा नहीं होने वाला. पहले तुम्हारा टॉपिक खत्म नहीं होगा, मुझे मंडे को इसलिए लेना पड़ेगा. अगर आज ही खत्म होता तो मैं मंडे को छुट्टी दे देता.
अभी रहने दो, अभी सिर्फ संडे को ही छुट्टी दो। अरे वो एरो मार्क करने को बोलो मत, वरना समझेगा नहीं बाद में कहाँ से कहाँ पे गए थे करके। और एनसेल कल भी बोलो मत, आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम 104, आई स्टार्टेड फ्रॉम 100 and then I went reverse, so minus became plus. Complete. Shall I go for discussing the remaining part? जल्दी कीजिए रे बच्चा लोग, सब होशियार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। Complete. Shall I go ahead? Okay.
चला बिकी बिकी नक्का राहू मागे. यस अभी अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करने का है. ओल्ड रेशो क्या था 3:2. रतन भैया को शेयर कितना दिया 1/10. तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया 1 - 1/10 इज इक्वल टू 9/10. तो फिर बाद में राम का शेयर कितना आएगा 3/5 इंटू 9/10 इज इक्वल टू 27/50. रहीम भैया का कितना 2/5 इंटू 9/10 इज इक्वल टू 18/50. और रतन जी का कितना 1/10 इज इक्वल टू 5/50 is new in that. Next, therefore new is to 18 is to 5. सपडते करे सगळ्यांना. मग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट त्यात म्हणणार बाय नेट प्रॉफिट किती सांगितलं होतं तुम्हाला 1,10,000. रामला द्यायचं रहीमला द्यायचं रतनला द्यायचं आहे. त्यापैकी रहीमचं फिक्स आहे. तो काय कोणाला शेअर बीर करत बसत नाहीये. काय कळतंय का. तो म्हणतो माझं जे काय तेवढं देऊन टाकवा मला. किती माझं 18/50. समजतंय का. तो राम का शेयर इज इक्वल टू शेयर ऑफ राम इफ रतन वॉज अ क्लर्क माइनस एक्सेस अमाउंट पेबल टू रतन एज अ पार्टनर. तो राम का शेयर कितना हो जाएगा 1,10,000 इंटू 1,10,000 माइनस 6,000 प्लस 4,000 मतलब 10,000. ये क्या है रे सैलरी एंड कमीशन ऑफ रतन. 6,000 प्लस 4,000 मतलब 10,000 हटा दो इंटू 3/5. ये राम को पहले मिलता था जब अपना रतन भैया क्लर्क करके काम करता था तब की बात है. माइनस 11,000 माइनस 10,000 मतलब कितना 1,000 एक्स्ट्रा वाला. दैट अमाउंट विल बी एंजॉयड बाय राम. राम का अमाउंट कितना आएगा फिर 59,000. तो राम को कितना 59. रहीम को तो कुछ टेंशन है नहीं. 1,10,000 में से 10 चला जाएगा. क्यों 10 चला जाएगा रतन का शेयर है. नहीं सर रतन का शेयर 11,000 है. यस लेकिन रतन का शेयर जो 11,000 उसमें से 1,000 रुपए कौन एक्स्ट्रा पे करने वाला है राम. तो रतन का 10,000 विल बी शेयर बाय राम एंड रहीम. सो 10,000 तो हटा दिया बच गया कितना 1 लाख. 1 लाख का कितना 2/5 जो रतन को पहले रहीम को पहले मिलता था अभी भी मिलता रहेगा. मतलब आंसर कितना आएगा 40,000. एंड लास्ट रतन का शेयर कितना है 1,10,000 का 10% मतलब 11,000. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. रुको 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 भाई बताओ. दिस इज वन अल्टरनेटिव. अनदर अल्टरनेटिव कैन बी लाइक दिस. वेरिफिकेशन का मेथड है. रास्ता सिर्फ चेंज किया पहुंचेंगे वहीं पे. वर्किंग कैसे करेंगे हम लोग. रतन का शेयर कितना है 1,10,000 इंटू 5/50 इज इक्वल टू 11,000. मिलते कर सका ना. दिस इज सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स एज बिलो. ये 11,000 जो है वो कौन देने वाला है. सारा का सारा 11,000 राम देने वाला नहीं. 11,000 के दो टुकड़े. एक कौन 10,000 और एक कौन 1,000. 10,000 कौन देगा राम और रहीम दोनों देंगे. एंड एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 विल बी पेड बाय राम. सो 11,000 के दो टुकड़े हो जाएंगे. 10,000 विल बी सैक्रिफाइस्ड बाय बोथ द ओल्ड पार्टनर्स एंड 1/3 विल बी सैक्रिफाइस्ड ओनली बाय राम. क्या रे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. अरे कुछ तो बोलो. फिर हम बोलेंगे तो राम का सैक्रिफाइस कितना रहेगा 10,000 का 3/5 तो दे देगा. 10,000 का 3/5 तो दे देगा मतलब कितना देगा 7,000 दे देगा. और 10,000 का 3/5 मतलब कितना देगा रे 6,000 दे देगा. प्लस उसको 1,000 एक्स्ट्रा देना ही है. तो उसको सब मिला के कितना देना पड़ेगा 7,000. और रहीम कितना देगा 10,000 का 2/5 मतलब कितना दे देगा 4,000 देगा. फिर हम लोग बोलेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो. इट मींस ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो. तो इट इंप्लाइज दैट ओल्ड प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट. मेरा कितना था 1,10,000 का 3/5. 1,10,000 का 3/5 ये मुझे मिल सकता था. उसमें से मैं कितना छोड़ दूं मतलब मुझे कितना मिलेगा 59,000 मिलेगा. रहीम बोलेगा मुझे कितना मिलता था 1,10,000 का 2/5. उसमें से मैं 4,000 छोड़ दूंगा तो बचेगा कितना मेरे हाथ में 40,000. तो इसको 59 उसको 40 और अपने हीरो को 11. नया आंसर है कि सेम आंसर है. सिर्फ वो ऐसा क्यों आया समझने का अलग टेक्निक कंसिडर किया बाकी कुछ है नहीं. तो पहला वाला टेक्निक अभी क्लास में करोगे. दूसरा वाला टेक्निक मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ.
Is it complete? पहले रतन का अमाउंट लिख दिया, फिर राम का अमाउंट वर्किंग नोट से लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर रहीम को दे दिया। तो बैलेंसिंग फिगर इसलिए रहीम को क्या कर दिया मैंने, एनसर्कल कर दिया है। लेकिन सर ऐसा करेंगे तो हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन होता नहीं है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सेकंड मेथड भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, तो मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, तो तुम लिख लो। नहीं समझा तो मुझे फिर से पूछो, डोंट वरी।
Yes. Shall we stop? जो घर के लोग स्क्रीनशॉट निकाल कर तुमको लिखने को मिल जाएगा अगर पेंडिंग रहेगा तो। यहाँ के लोग कम ऑन बिग क्विक। नेक्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट में भेजता हूँ। ओके भागो, मंडे को मिलेंगे सुबह। बाय बाय।